नमस्कार, खरा सौदा में आपका स्वागत है। आपके साथ में हूं अभिषेक और मेरे साथ है मेरे सहयोगी, और दिल्ली स्टूडियो से हमारे साथ आज डिम्पी भी जुड़े हुए हैं। बाजार में कल हमने सेकंड हाफ में बहुत ही जबरदस्त मूव्स देखी और निफ्टी 19,700 के पहली बार उसके पार निकला, और ये पूरी की पूरी तेजी हम कह सकते हैं कि निफ्टी बैंक में जिस तरह से हरियाली लौटी उसको हम पूरा का पूरा हम क्रेडिट दे सकते हैं। आज बाजार में आपकी रणनीति क्या हो, इस पर हम चर्चा करेंगे। आपके लिए खबरों वाले शेयर के साथ साथ तमाम कमाई वाले स्टॉक्स भी लेकर आएंगे, लेकिन पहले शुरुआत कर लेते हैं 4 बड़े ट्रिगर्स के साथ। अमेरिकी बाजारों में लगातार रौनक है। डाउ में लगातार 6वें दिन हम तेजी का सत्र हमने कल देखा, और S&P नैस्डैक में भी कल हमने अच्छी बढ़त देखी। तो वहां से एक बढ़िया ट्रिगर बाजार के लिए है। L&T माइंट्री के नतीजों से हालांकि थोड़ा सा निराशा हमें हासिल हुई, क्योंकि वहां पर हमने देखा जो आंकड़े उम्मीद हम करके चल रहे थे उसके मुताबिक नतीजे नहीं आए, लेकिन टाटा एल्क्सी के अच्छे नतीजे रहे। आज इंडसइंड बैंक के अलावा F&O के 4 नतीजों पर नजर होगी, और कुछ बड़ी डील्स हैं। इन्फोसिस ने अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स के साथ कुछ बड़ी डील साइन की हैं। शीला फोम की जो खबर का हम काफी लंबे वक्त से इंतजार कर रहे थे, फाइनली उस पर मुहर लगती हुई दिख रही है। लेकिन ग्लोबल संकेतों की चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि कल अमेरिकी बाजारों के लिए काफी हमने अच्छा सत्र देखा। डाउ में लगातार 6ठे दिन हमने कल खरीदारी का सत्र देखा, और नेस्डैक और S&P में भी फिर से बाइंग लौट आई है। अजय, डोमेस्टिकली तो चीजें बढ़िया हो ही रही हैं। अमेरिकी बाजारों से जो संकेत है ना, वो कंस्ट्रक्टिव ही है, कोई दिक्कत नहीं है वहां से। सबसे अच्छी बात है कि यूएस मार्केट्स में जो एक अपवर्ड मूव चल रहा है, एक मोमेंटम चल रहा है, वो कोई बहुत खास डेटा पे नहीं है, पूरे अर्निंग्स बेस्ड है। आज यहाँ पे बैंक ऑफ अमेरिका, मॉर्गन स्टैनली, इन सब की अर्निंग्स आएंगी, उसके पहले ही बाजार चलना शुरू हो गया। एक और खास बात जो ध्यान देने लायक है कि यूएस इकोनॉमी, अब एक सेंस बाजार को जा रहा है कि यूएस इकोनॉमी का हाल उतना खस्ता नहीं है जितना पहले समझ के बैठे हुए थे। येलेन की कमेंट्री, जो मैडम येलेन आजकल गांधीनगर में ढोकले खा रही हैं और डांडिया खेल रही हैं G20 की मीटिंग में, अगर आप उनकी कमेंट्री देखें, खैर ऑफ कोर्स उन्होंने भारत और यूएस में किस तरह से ट्रेड यहाँ से पैन आउट होगा उस पर भी बोला है, लेकिन ये बार बार बात निकल के आ रही है। पर कल रेड एलियो की कमेंट्री आई थी कि यूएस इकोनॉमी उतना बुरा खस्ता हाल नहीं है, और सारा बाजार का फोकस अब इकोनॉमी की क्वालिटी पे था। इन्फ्लेशन कब्जे में आ गया, लगभग बाजार मान चुका था। आज रिटेल सेल्स के आंकड़े आएंगे, वो 0.3% से लेकर 0.5% तक की ग्रोथ के बीच के हैं। बाजार उसके ऊपर रिएक्ट करेगा, मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने बताया था, अभी कुछ दिन पहले हम बात कर रहे थे अपनी यूएस की, 1-1.5 महीने में जितना भी एनालिसिस, जितना भी मैक्रो डेटा आ रहा है, वो ग्रोथ ओरिएंटेड अगर रहेगा तो बाजार चलेगा, और वहाँ पे बड़ी सुस्ती आ गई तो यूएस मार्केट भी गिर सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि भारतीय मार्केट इस समय यूएस मार्केट के विपरीत चल रहे हैं, एक इंडिपेंडेंटली चल रहे हैं। तो हालांकि हम सुबह रोज एक रेफरेंस चेक के लिए यूएस मार्केट की बात भले ही करते हैं, लेकिन वो ये 2-3 महीने से मैं देख रहा हूं कि यूएस मार्केट का इंडियन मार्केट से कोई कोरिलेशन नहीं है। हालांकि सिवाय एक पॉइंट, अपने ही ट्रिगर इतने सॉलिड है यहाँ पे, बहुत सॉलिड ट्रिगर। एक बात छोड़ के सिर्फ डॉलर इंडेक्स, कल फिर वापस डॉलर इंडेक्स 100 के नीचे आ गई है। और अगर आप डॉलर इंडेक्स का 6 महीने 8 महीने या लंबा चार्ट देखेंगे, लेटेस्ट अगर आप दिखा सकें, तो 105 के आसपास से टॉप आउट होकर गिरी, और जो चार्टिस्ट हैं, हम बात भी कर सकते हैं उनसे आगे, 100 के नीचे जब गिरी है ना ये, तो एक पिवटल मामला है, यहाँ से धराशायी हो सकती है, यहाँ से बढ़ सकती है गिरावट, जो इमर्जिंग मार्केट के लिए, जैसे हम, बहुत खुशी की बात है। तो अद्भुत काम हो रहा है। मुझे याद नहीं आता लास्ट कि इंडियन मार्केट यूएस मार्केट से विपरीत या इंडिपेंडेंटली कब इतना चले थे। ये देखिए डॉलर इंडेक्स का ग्राफ आ गया, ये जो एक आपको एक सलंग रेड कैंडल्स की एक करके दिख रही है, ये जो कमजोरी है, ये इमर्जिंग मार्केट और भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट इस समय ग्लोबल क्यू जो हमें देखना चाहिए, ये ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स को, वो सिर्फ ये है, बाकी इतना ज़्यादा ग्लोबल क्यूज से इस समय कुछ खास डेटा निकल के नहीं आ रहा है। लेकिन एक और अद्भुत बात आपने देखी कल, मुझे तो बड़ा फख्र भी हुआ, बहुत अच्छा भी लगा कि यूएस जो है एक अच्छे मतलब एक अच्छे मित्र की तरह सारे पुराने चोरी किए हुए आर्टिफैक्ट्स हमें लौटा रहा है। इनफैक्ट एम्बेसडर ने उनके ये भी बोला है कि सिर्फ यही नहीं, आगे भी एक बहुत बड़े गौतम बुद्ध की प्रतिमा है, बहुत सारे ऐसे आर्टिफैक्ट, एक जेस्चर ऑफ लव, हार्मनी, रिस्पेक्ट कह लीजिए आप। ये जो है मोदी जी का मैजिक है, मेरे को लगता है, जो लौट के आ रहा है। अजय, क्या होता है ना कि कई बार एहसास होता है कि शायद कुछ गलतियां हुई, उसको करेक्ट कर लेते हैं। बहुत बढ़िया बात। और जब मित्रता जब होती है ना, तो वो शायद इस पे विचार, ये मैच्योरिटी का भी गेम है। देखिए इतना 30 सेकंड लेके मैं बता दूं, मैच्योरिटी के साथ साथ अजय ना, उनको ना रसूख भी तो समझ में आ रही है इंडिया की, बहुत बढ़िया तरीके से, कि बिना इंडिया के हम ग्लोबल सप्लाई चेन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित नहीं कर सकते भाई। और आपको मैत्री का कोई एक
एक सूचक तो देना पड़ेगा। ये छोटी छोटी बातें हैं जो मैटर करती हैं। लेकिन मैं इतनी बार लंदन गया हूँ, वहाँ के अगर आप वहाँ के म्यूजियम्स में जाएंगे ना, आपका दिल टूट जाएगा। इतना भारतीय हिस्ट्री की चीज़ें वहाँ पड़ी हुई हैं। शिवाजी महाराज का जो क्लॉ था वो तक वहाँ पे है। अभी एक छोटी बच्ची वहाँ पे गई म्यूजियम में, उसने झगड़ा किया वहाँ पे कि आपने महाराज छत्रपति महाराज क्यों नहीं लिख रखा, वहाँ लिखा था किंग शिवाजी। कितनी गलत बात है। तो ये समझ की बात है। तो धीरे धीरे सारे बड़े बड़े कंट्री ये बात समझ रहे हैं कि जितना जितना मित्रता बढ़ा लीजिए आप, और ये उसी का एक सूचक है। और अम्बेसडर अगर हम वो बाइट चला सकें बाद में भी, उन्होंने कहा ये तो शुरुआत है, हम बहुत सारे ऐसी चीज़ें चोरी की हुई कलाकृतियाँ ढूंढ रहे हैं जो हम भारत को वापस देना पड़ते हैं, जाना चाहते हैं, और ये उन्हीं को बिलोंग करता है वहीं पे। तो एक अच्छी अद्भुत चीज़ मैंने देखी। आपने कभी देखी इस तरह की चीज़ लौटती हुई? नहीं ना, ये यहाँ से पहली बार ये जो शुरू हुई है, पहली बार है। ये मतलब कुछ कुछ होती थी, बट इस स्केल पर, इस जेस्चर के साथ ये पहली बार हो रही है। बिल्कुल। लेकिन अद्भुत रैली तो यहाँ भी हो रही है डिम्पी बाबू। तो अजय, आपको ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी 5 बिलियन ट्रिलियन की इकोनॉमी हम बने नहीं है। अभी वो बन जाएगी ना, तो वो छत्रपति शिवाजी महाराज का वो गाउन भी हमारे पास वापस आ जाएगा। आप बिल्कुल घबराए नहीं। भारत ऐसे अग्रसर है कि वो 100% सारी चीजें उनको झक मार के हमको वापस देनी ही पड़ेंगी। खैर, मैं ग्लोबल मार्केट के साथ साथ आपका जो अच्छा ऑब्जर्वेशन है इसकी तो खैर तारीफ करूंगा ही करूंगा, लेकिन मेरे को जरा डोमेस्टिक मार्केट के हिसाब से समझना है। दो माइंड है सर। पहला माइंड ये कहता है कि बाजार बहुत चल चुका है, क्या बेच दे माल थोड़ा बहुत। दूसरा माइंड ये कहता है कि जब चल ही रहा है तो फिर बेचें क्यों। तो जरा इस कंफ्यूजन को दूर कीजिए। देखिए, एक बुल मार्केट चल रहा है, इसमें एक बहुत अद्भुत, मैं सारी अद्भुत चीज़ों की बातें कर रहा हूँ आज, और एक बहुत अद्भुत बुल मार्केट इंडिया में चल रहा है। तो अगर आप ट्रेडर हैं या मोमेंटम ट्रेडर हैं, डे ट्रेडर की बियॉन्ड में बात करता हूँ, तो आपको पार्टिसिपेट करने में एक चतुराई है। आप क्यों कॉल कर रहे हैं? बाजार आपको संदेश देगा कि जब ये टॉप आउट हो रहा है, स्टॉप लॉस लगा के आप बाइंग ऑन डिप्स करिए या फिर ट्रेल करते रहिए लॉन्ग पोजीशन। कल जो लास्ट आवर ट्रेड में हुआ, खास तौर पे उसमें मैं बात करना चाहूँगा। एक तो रिलायंस में 2-3 दिन में करीब 5% की रैली आ गई है। रिलायंस जो है पूरे बाजार को खींच के 9,700 तो मिनटों में हुआ था, और 9,700 के भी ऊपर 25 का हाई मारा है इनफैक्ट, अगर कल लास्ट आवर ट्रेड में देखें। दूसरी बात, ये बार बार हम बात कर रहे थे कल मानसी से भी लास्ट आवर ट्रेड में, कि HDFC बैंक जो कंबाइंड एंटिटी है उसमें 10% की FI विंडो खुल जाती है। तो उस पर भी आप नज़र बना के रखिए। वो जल्दी से नहीं भरेगी, लेकिन रुझान अगर FI का पॉजिटिव रहा, जो कि चल रहा है, तो इस स्टॉक के अंदर टेक्निकल टारगेट्स, अभी ब्रोकरेज टारगेट्स अभिषेक पढ़ रहे थे, कल HDFC बैंक ने खींचा है सारा, काफ़ी हद तक, सारा नहीं कहूँगा। एक्सिस और ICICI भी लास्ट आवर ट्रेड में एकदम 2-2% चल गए थे, लेकिन ट्रिगर HDFC बैंक से आया था। तो फाइनेंशियल जो लैग कर रहे थे, जैसे मैं बता रहा था कि फूफा जी मुंह फुला के बैठे थे दूसरे कमरे में, घर में पार्टी चल रही थी, वो पलट गया मामला HDFC बैंक के चलते। दूसरी बात ये एक कहना चाहेंगे कि देयर पॉकेट्स ऑफ आउट परफॉर्मेंस हैं और पॉकेट्स ऑफ अंडर वैल्यूड या फेयरली वैल्यूड है। आपको चर्न करना पड़ेगा। इंश्योरेंस चला, उसके बाद ऑटो तो बहुत ज़्यादा खिंच गया है, वहाँ से पैसा निकल रहा है, बैंक से वापस जा रहा है जो नहीं चले हुए हैं। आखिरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि मिड कैप स्मॉल कैप पर नज़र बना के रखिए। लोग कह रहे हैं महंगा हो गया है, लोग कह रहे हैं सावधान रहना चाहिए, लेकिन मोमेंटम वहाँ बहुत स्ट्रांग है, और इसलिए बाइंग ऑन डिप्स का रुझान हमें बना के रखना चाहिए। लेकिन कल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात हुई जो मैं डिम्पी से डिस्कस करना चाहूँगा। कल जो लास्ट आवर ट्रेड में रैली आई और अब हम रेंज को एक्सपैंड करके 9,700 के ऊपर चले गए, उसमें FIDI का कोई बाइंग नहीं आया। 50-60 करोड़ की मुश्किल से बाइंग। ये इंटरेस्टिंग अद्भुत था कि नहीं। और आप देखिए कि उसमें इंडेक्स फ्यूचर में भी कोई 5,000 करोड़ की बाइंग नहीं है। तो आप कहना चाह रहे हैं कि जो एक दूसरे फूफा जी, उनसे भी फर्क नहीं पड़ता है। अब जो है मामला पलट चुका है, और एक ये पता नहीं, शायद जल्दी है प्री बजट रैली हो कहने के लिए। अभी तक अर्निंग्स में भी फेडरल बैंक ने डराया था कि साहब कहीं बैंकिंग का पूरा माहौल खराब ना हो जाए। उस पूरे डर को HDFC बैंक ने निकाल दिया, खत्म, बिल्कुल खत्म कर दिया। और आप कॉन कॉल सुनते ना, मैं कॉन कॉल सुन रहा था, मतलब इतनी अग्रेसिव कॉन कॉल HDFC बैंक की मैंने सालों में नहीं सुनी है। गोल्ड लोन के ऊपर, पर्सनल लोन के ऊपर 30-40%। एक एनालिस्ट से उनसे पूछा, साहब ग्रोथ पर्सनल लोन की बढ़ रही है 40%, बट आप 20-22-25%। उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री ग्रोथ नहीं, हमें अपने रिस्क पैमाने पर जितनी ग्रोथ समझ में आती है उतनी करेंगे। बड़ी शानदार कॉल थी। और अभी तो क्या है ना कि अभी जो निफ्टी में जो वेटेज है वो चेंज अभी नहीं हुआ है, अभी पुराना वाला ही वेटेज अभी चल रहा है जी। उम्मीद करेंगे कि शायद कल ये आ गया होगा या फिर आज HDFC के जो कंबाइंड बन जाएगी स्टॉक्स जो हैं वो आ जाएंगे, वो उसके बदले में HDFC बैंक के।
उसके बाद तो फिर और एचडीएफसी बैंक खिलाएगा बाजार को। एचडीएफसी बैंक में जो ग्रोथ का इशू था ना, जो कंबाइंड रेटी क्या स्लो हो जाएगी, इतनी लथार्जी हो जाएगी, बैक टू बैक 2-3 अर्निंग्स ने ये बता दिया है कि साइज के बाद भी ग्रोथ में कोई कमी नहीं आने वाली है। आज बड़े नतीजे हैं, इन पर नजर बना के रखिएगा क्योंकि बैंकिंग रिलेटेड बड़े नतीजे हैं। हाँ, और अब जो है ना, इसने इतने स्टैंडर्ड बढ़ा दिए हैं कि हर आदमी कंपेयर करेगा। एचडीएफसी बैंक ने तो ये कहा था आपके नंबर कैसे हैं, करेक्ट, तो थोड़े कंपैरिजन होगा। तो आज इंडसइंड बैंक और दूसरे नंबर्स तो पे इंडसइंड बैंक के नतीजों पर हमारा फोकस होगा। इसके अलावा वायदा बाजार के 4 नतीजे आएंगे। लेकिन अगर हम जैसा कि अजय भी चर्चा कर रहे थे कि एफआईआई से सपोर्ट उतना कुछ खास नहीं रहा, उसके बावजूद बाजार में हमने कल बहुत ही जबरदस्त तेजी देखी। और जो बड़े स्टॉक्स हैं, रिलायंस, एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, ये तमाम शेयर चल रहे थे और बाजार को ऊपर लेके गए और 19,700 को हमने एक झटके में पार किया और क्लोजिंग भी उसके ऊपर हमने जाके दे दी। सेकेंड हाफ तो बहुत ही शानदार रहा। लेकिन क्या बाजार का जो सपोर्ट रेंज है, बाजार का जो नया रेजिस्टेंस है, वो कहां पहुंच गया है? वायदा बाजार से किस तरह से आंकड़े बिल्ड हो रहे हैं, ये डिम्पी बताएंगे। डिम्पी बताइए, क्या तस्वीर बन रही है इस वक्त? अगर हम निफ्टी की पहले बात कर लें, क्या तस्वीर है? देखिए, अभी आपने जो क्वेश्चन पूछे उसके अंदर 2-3 पॉइंट जुड़े हुए हैं। मैं एक एक करके उस पॉइंट्स को बिल्कुल साफ साफ का आपके सामने रखूंगा। पहला, एफआईआई की होल्डिंग करीब 70% है। 85% के आसपास उनका ऑल टाइम हाई लगा हुआ है। तो आप ये अब एक्सपेक्ट ना करें कि नंबर आपको 5,000 करोड़ के आते हुए दिखेंगे। अब जो भी होगा वो शॉर्ट कवरिंग की बदौलत होगा। यानी कि कल मार्केट के अंदर एचडीएफसी जो कई दिनों से नहीं चल रहा था, रिलायंस जो कई दिनों से नहीं चल रहा था, वो चलते हुए दिखे। एक तो एफआईआई की होल्डिंग को आप बहुत क्लोजली वॉच कीजिएगा, ये जल्दी जल्दी नहीं बढ़ेगी, यानी कि नंबर ज्यादा बड़े नहीं आएंगे। दूसरी, शॉर्ट कवरिंग आएगी। तीसरा, चर्निंग होगी। मार्केट में वो सारे हिस्से पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या वो कर रहे हैं चर्निंग के हिसाब से जहां उनकी जरूरत पड़ रही है। जैसे डीमर्जर की खबर आई तो रिलायंस और एचडीएफसी के नंबर आए तो एचडीएफसी। और एक और बात, अब जिनको भी बैंक निफ्टी ट्रेड करनी है ना, तो बैंक निफ्टी के जस्ट नीचे एचडीएफसी अब लगा के रखा कीजिएगा, क्योंकि उसकी वेटेज काफी ज्यादा हो गई है। बैंक निफ्टी की क्लियर पिक्चर में एचडीएफसी बहुत बड़ा रोल अपनाएगा। अभी आपने निफ्टी का सवाल पूछा, मैं निफ्टी पे आ जाता हूं। 19,700 के ऊपर हमने ऑल टाइम हाई फिर से नया टेस्ट किया, क्लोज भी किया। इसके पीछे ताजा खरीदारी हुई है और हालांकि निफ्टी पे बहुत ज़्यादा अच्छी खरीदारी नहीं हुई, करीब 1.5% के आसपास के। लेकिन मैं ये कह दूंगा कि निफ्टी इस समय भारी है। ये 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट लेके चल रहा है और 27 तारीख की एक्सपायरी है। वॉलेटिलिटी इंडेक्स के अंदर कुछ खास बड़ा चेंज नहीं था, कल 6% का ही चेंज था। लेकिन आप थोड़ा तैयार रहिएगा इस लेवल पे कि थोड़ा विक्स के हिसाब से आपको मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। ये 20,000 तक ड्रैग करके भी लेके जा सकती है और आपको हो सकता है 19,500 पे, जो अजय आपको बता रहे थे कि बुल रन चल रहा है, डिप की वेट कीजिए, डिप मिलेगा वापस प्लस कीजिए, वो डिप भी दिलवा सकता है। तो इसलिए अपना मन छोटा ना कीजिए, निफ्टी आपको मौका जरूर देगा। या तो जिन लोगों के पास खड़ी हुई निफ्टी है उनको देगा जल्दी से पहले, या तो एक डिप जरूर देगा। तो आप बी प्रिपेयर 200-300 पॉइंट के निफ्टी के स्विंग के लिए। ये निफ्टी के कुछ एक इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस बनी है, 20 पॉइंट का प्रीमियम है और लेवल्स के हिसाब से अभी 19,800 और 20,000 ये इंपॉर्टेंट लेवल हैं जो कि रेजिस्टेंस का काम करेंगे और 19,500 एक सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, तो ये सपोर्ट लेवल्स और रेजिस्टेंस लेवल्स निफ्टी के आपके स्क्रीन पर। लेकिन डिम्पी, निफ्टी बैंक के बारे में जरा बताइए, क्योंकि कल हमने देखा कि निफ्टी बैंक कई दिन से वो जो बाजार की जो तेजी धीरे धीरे हो रही थी ना, उसमें पार्टिसिपेशन नहीं आ रहा था। लेकिन कल एचडीएफसी बैंक के नतीजों के बाद जैसे कि पूरी की पूरी तस्वीर ही बदल गई। 45,000 के ऊपर हमने जाते हुए निफ्टी बैंक को देखा। 44,600 के सपोर्ट को निफ्टी बैंक होल्ड करने की कोशिश कर रहा था। अब क्या मान के चलें कल के आंकड़ों के बाद कि ये सपोर्ट रेंज अब ऊपर शिफ्ट हो गया है, और आज की रेंज आप क्या देख रहे हैं? देखिए, सपोर्ट तो ऊपर शिफ्ट हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 45,000 हमने 7 सेशन के बाद आते हुए देखा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और जब कल एचडीएफसी ने कमान संभाली तो आईटी को पीछे जाना पड़ा। ये इंडेक्स का मैनेजमेंट का पार्ट होता है कि आईटी और बैंक आमने सामने होते हैं, इनकी वेटेज दोनों की बहुत ज्यादा है। इसलिए जब दोनों चलेंगे तब तो बहुत ही सुपर गेन मिलेंगे, लेकिन एक ना एक को फिर थोड़ा सा पीछे हटना पड़ेगा। इसलिए कल आईटी सेकेंड हाफ में थोड़ा कमजोर और निफ्टी ऊपर आ गया, बैंक निफ्टी ऊपर आ गया। 13% का आप ओपन इंटरेस्ट देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन में, जहां पे ओआई बदलाव हमने लिखा है। ये बहुत ही एग्रेसिव है
और मैं फिर से अजय की बात को कंटिन्यू करूंगा। कल वो बता रहे थे कि एचडीएफसी की वो कॉल सुन रहे थे तो एग्रेशन काफी था, तो मैं बोलूंगा ये एग्रेशन बैंक निफ्टी के अंदर आज भी जारी रह सकता है। जब मैं कल भी आपके साथ जुड़ा था, हमने कहा था क्री टिगर रहेगा बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी आपको ये बताएगा कि आप 20,000 कितनी स्पीड से पाने जा रहे हैं, और कल के मूव के बाद लग रहा है कि आप 20,000 को जल्दी बैंक निफ्टी के हेल्प से पालेंगे, और उसमें बड़ा रोल एचडीएफसी या फिर कोटक, इंडसन जैसे बड़े बैंक्स का भी हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा। और रही बात आज के सपोर्ट और रेजिस्टेंस की, तो 45,000 जो हमने पार किया यही एक अहम सपोर्ट हो गया है, और चलते समय अब आप 46,000 के आंकड़ों पर नजर गड़ा के रखिएगा, शायद जल्दी आपको मिल जाए। ठीक है, 46,000 पर अब नजर होगी, और नया जो सपोर्ट का स्तर है वो है 45,000 का निफ्टी बैंक के लिए। डिम्पी लगे हाथ ये भी बताइए, ये तो इंडेक्स की बात होगी, दो शेयर जहां पर आज विशेष रूप से फोकस रहने वाला वो बताइए। देखिए, एक शेयर में F&O बैन वाला है, उसको ले रहा हूं, लेकिन उसके साथ मैं राइडर भी आपको बता दूं कि अगर आप उस शेयर के साथ इंटरेस्ट नहीं है, अगर आपका कंफर्ट नहीं है, तो आप छोड़ भी सकते हैं। उसका नाम है इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस। देखिए, हर शेयर के अच्छे दिन आते हैं, जिसे मैं कह सकता हूं, तो हो सकता है इंडियाबुल फाइनेंस के भी अच्छे दिन आ जाएं। उसकी बड़ी वजह है ट्राई टू ब्रेकआउट जो हमने लिखा हुआ है, और जहां पे एक एरो मार्क्ड है, ये वाला हिस्सा है, ये असल में ब्रेकआउट करने का फिर से अटेम्प्ट ले रहा है। देखिए, अंडर परफॉर्मर शेयर है। आप परफॉर्मर से तो दुखी हो चुके होंगे कि हमको मौका नहीं मिला, लेकिन अंडर परफॉर्मर आपकी आंखों में आके हो सकता है एक आशा की किरण वापस से जगा दे। इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस का ट्रैक रिकॉर्ड काफी खराब रहा है, लेकिन ये सेकंड अटेम्प्ट ले रहा है इसी बुल रन के अंदर, इसलिए मेरे को उम्मीद है कि शायद इस बार का अटेम्प्ट पास हो जाएगा, आपको रिटर्न अच्छे मिल सकते हैं। दूसरा पॉइंट इसके अंदर यह है कि 92 का एक मेगा सपोर्ट एरिया है, जो कि 2020 से चल रहा है। ये इसको वापस ना टेस्ट करने जाएगा ना ब्रेक करने जाएगा, तो आपके पास एक चांस हो सकता है आप कैश में लीजिएगा। F&O बैन में शेयर है, इसलिए बैन में शेयर लेंगे तो पेनल्टी लगेगी, तो धीरे धीरे करके रखो, इसको चेस कीजिए। असल में क्या करेगा, ये भी अपने पीयर्स को चेस करेगा, इसलिए इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस एक पहला शेयर होगा जिस पे ध्यान रखेंगे। दूसरा शेयर होगा कोटक महिंद्रा बैंक। ये भी एक ब्रेकआउट का कैंडिडेट है, हालांकि ये एक रेंज का शेयर। ये आपको अभी चार्ट दिख जाएंगे, इसके हमने कुछ पॉइंट्स भी लिखे हैं, वो भी स्क्रीन पर आएंगे। ये आप देख पा रहे हैं ऊपर की रेंज और नीचे की रेंज। नीचे की रेंज का काफी बड़ा डिफरेंस हो चुका है, अब जो अचीवमेंट है वो ऊपर की रेंज है, ये करीब 2000 के लेवल के आसपास की है। और अगर आप बैंक निफ्टी को ही तवज्जो देंगे तो बैंक निफ्टी के अंदर हर दिन एचडीएफसी से नहीं गेन बनाया जा सकता, उसके और भाइयों को भी साथ में आना होगा। और कोटक एक बहुत क्रिटिकल रेंज को पार करके कल 200 और 50 दिनों के एवरेज का ब्रेकआउट हुआ है और डेज हाई पे बंद हुआ है। इस शेयर पे भी ध्यान रखिएगा, ये एक स्पार्क देगा एचडीएफसी के कल के मूवमेंट के बाद। ये ब्रेकआउट कैंडिडेट है, 2000 की तरफ पहुंचना चाहता है और फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस के अंदर बनी है। आप चाहें तो फ्यूचर्स में भी शेयर को रख सकते हैं ध्यान। तो कोटक महिंद्रा बैंक और इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस विद द कंडीशंस, ये आज के दो शेयर्स हो सकते हैं। शुक्रिया, चलिए ध्यान रखिएगा आईबी हाउसिंग और कोटक बैंक। आगे बढ़ते हैं, अपने पैनलिस्ट को भी जोड़ते हैं मार्केट की बातचीत और ट्रेड्स लेने के लिए। किरण जानी, रत्नेश गोयल, अक्षय भागवत जो ऑप्शन मुनाफे का आपको रोज देते हैं, वो भी आज हमारे साथ हैं। साथ में सुदीप शाह भी हैं। जेंटलमैन, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका सुबह सुबह जुड़ने के लिए। सबसे पहले एक रेफरेंस के लिए निफ्टी की कॉल ले लेते हैं, उसके बाद सीधे हम ट्रेडिंग आइडियाज पे आएंगे। सुदीप, आपसे एक रेफरेंस के लिए बताइए क्या लेवल्स देखने चाहिए, चार्ट्स क्या कह रहे हैं निफ्टी बैंक निफ्टी पे बाजार का रुख, स्पेशली जो लास्ट आवर तेजी आई कल। सुदीप, अनम्यूट करिए आप। अनम्यूट है। गुड मॉर्निंग अजय जी, सभी दर्शकों को गुड मॉर्निंग। जो हिसाब से कल लास्ट एक घंटे में तेजी आई, वो निफ्टी तो ऑलरेडी हम अगर देख रहे हैं पिछले 3-4 दिन से, तो आईटी के बदौलत निफ्टी में तो एक अच्छा एक स्ट्रक्चर था 19,500 19,550 के ऊपर। और जो हिसाब से पिछले 3 दिन में जो बिल्डअप था निफ्टी में, वो वहां पे कहीं पे निफ्टी में वीकनेस नहीं दिख रही थी। पर कल का जो एक टर्न अराउंड पॉइंट था वो मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी के लिए था। तो अगर हम बैंक निफ्टी में देखें तो तकरीबन पिछले 7-8 दिन का जो एक स्लगिश टाइम पीरियड हम बोल सकते हैं, या फिर लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन भी हो रहा था वो 5 दिन में ऊपरी स्तरों पे। पर वो कल ये कल की एक कैंडल ने ये 7-8 दिन का जो पूरा कंसोलिडेशन है उससे उसके बाहर ब्रेकआउट लेके आ गया है। तो मुझे लग रहा है कि एक बार अब बैंक निफ्टी यहाँ से चार्ज ले सकता है अगले कुछ दिनों के लिए। एंड निफ्टी आईटी तो फिर भी स्ट्रांग ही है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे निफ्टी में 19,600 19,630 का एक बढ़िया सपोर्ट बन जाएगा। डिप्स
जैसे जैसे डिप्स आती है 50-60 पॉइंट की इंट्राडे में, वो डिप्स को बाई करें, चेज ना करें, बिकॉज अब हम एक ऐसे लेवल पे आ रहे हैं, भले अनचार्टेड टेरिटरी है, बट एक ऐसे लेवल पे आ रहे हैं जहां पे रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा नॉन फेवरेबल हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि एक बार हर एक डिप को बाय करें, ना कि राइजेस को हम चेस कर करके हम नई नई पोजीशंस बनाएं, और वो भी लेवरेज पे। आगे सीधे ट्रेडिंग आइडियाज की बात करते हैं, क्योंकि गेम वही है। किरण, आप बताइए आपके क्या ट्रेडिंग आइडियाज हैं इस मार्केट में? नहीं, थोड़ा कॉशियस, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक हमें लग रहा है कि काफी सारे स्टॉक्स में एक अच्छे ब्रेकआउट्स के आसपास स्टॉक अवेलेबल है। सो हमारे दो आइडियाज है, दोनों बाई तरफ है। पहला है वीमार्ट। वीमार्ट के अगर आप डेली चार्ट देखोगे तो एक अच्छा खासा प्राइस वाइज एंड टाइम वाइज करेक्शंस हो चुका है। डेली चार्ट पर एक इन्वर्टेड हेड देख रहे हैं 200 के आसपास। स्टॉक का जो क्लोजिंग था वो 2240 के आसपास था। सो हम लॉन्ग करके जाएंगे वीमार्ट 2240 के आसपास। 2290 का हमारा टारगेट रहेगा, और एज अ स्टॉप लॉस हम 2205 मेंटेन करेंगे। नेक्स्ट जो कॉल है वो कैनफिन होम है। कैनफिन होम का भी आप डेली चार्ट देखोगे तो ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। रिसेंटली एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न कंसोलिडेशन या तो एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट हम कंसीडर कर सकते हैं। जिस तरह से मोमेंटम इंडिकेटर एक बुलिश जोन के अंदर ट्रेड कर रहा है, हमें लग रहा है कि कैनफिन होम की रैली भी कंटिन्यू रह सकती है। 810 के आसपास का सेटलमेंट या कोई भी डिप आता है या करंट मार्केट प्राइस से हम लॉन्ग करके जाएंगे। 835 का हमारा टारगेट रहेगा एंड 794 एज अ स्टॉप लॉस हम कैनफिन होम में मेंटेन करेंगे। तो वीमार्ट एंड कैनफिन होम बोथ आर द बाय कॉल्स। ठीक है, किरण की तरफ से वीमार्ट और कैनफिन होम्स की ये दो शेयर आज ट्रेड करने के लिए। रत्नेश, आपके रडार पर क्या है? क्योंकि कल हमने देखा ना कि आखिरी घंटे में जो रैली बनी उसके पहले बैंकिंग स्टॉक्स लोगों के रडार पर आने शुरू हो गए थे, तो कल भर भर के बैंकिंग में ट्रेड करा गया है। आज कुछ डिफरेंट व्यू है या कुछ बैंकिंग में से भी है आपके पास? गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी दर्शकों को नमस्कार। डेफिनेटली व्यू बैंकिंग में से रहेगा, पर मेरा मानना ऐसा है कि अब पीएसयू बैंक जरूर यहाँ पे लीड करेगी। तो मेरा आइडिया जो रहेंगे वो पीएसयू बैंक से रहेंगे। सबसे पहले एसबीआई में काफी अच्छा कंसोलिडेशन हमको देखने को मिला है। ये अपने सभी की एवरेज का सपोर्ट लेकर इतने टाइम से कंसोलिडेट कर रही थी, और करेक्ट कंसोलिडेशन का एक बढ़िया ब्रेकआउट देखने को मिला। तो मुझे ऐसा लगता है कि एसबीआई में यहाँ पे खरीदारी करना चाहिए। 594 का स्टॉप लॉस लगा के 612 रुपए तक के टारगेट हमको देखने को मिल सकते हैं। दूसरा इसमें से रहेगा कैनरा बैंक में भी काफी अच्छा एक कंसोलिडेशन देखने को मिला। कल के सत्र में इस कंसोलिडेशन का डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि ब्रेकआउट आज के सत्र में हमको इसमें देखने को मिल जाएगा। तो कैनरा बैंक में भी तेजी करना चाहिए। 327 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। 340 रुपए तक के टारगेट हमको देखने को मिल सकते हैं। ओके, ठीक है। रत्नेश ने भी बैंकिंग काउंटर्स को चुना है, इसमें एसबीआई और कैनरा बैंक है। इसके अलावा किरण कह रहे हैं कि कैनफिन होम्स और वीमार्ट, इस पे ध्यान रखें। हम मिस्टर भागवत के पास चलते हैं और उनसे जरा पता करते हैं उनके गांव के शेयर कौन से हैं। सर, आप भी बताइए। गुड मॉर्निंग कॉल और सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार। तो दो शेयर जो आज के लिए मैंने चुने हैं, पहला है ग्रासिम। तो ग्रासिम में आप कल डेली कैंडल देखे तो बहुत ही एक बुलिश कैंडल बना है, और अगर इसका चार्ट पैटर्न देखा जाए तो एंटायर जुलाई सीरीज में एक रेंज में पड़ा हुआ है, जो अपर एंड ऑफ द रेंज करीबन 1795 के आसपास आ रहा है और लोअर एंड 1740। तो जिस तरह से फ्यूचर्स और ऑप्शंस में बिल्डअप हो रहा है, टेक्निकल प्राइस पैटर्न डेवलप हो रहा है, हमारा मानना है कि ये 1800 का ब्रेकआउट आज ही कर जाएगा। और अगर ये ब्रेकआउट हो पाता है तो आपको 1870 से 1890 तक टारगेट इंट्राडे या एक दो दिन में देखने को मिल सकते हैं। तो एक बहुत ही पावरफुल ब्रेकआउट हम प्रीएम्प्ट कर रहे हैं, तो हम ग्रासिम बाय करना रिकमेंड करेंगे करंट मार्केट पे आज। और इसका टारगेट आप बना के चले 1870 और 1896 का, विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 1740। दूसरा स्टॉक जो आज रेकमेंड करेंगे वो बैंकिंग क्षेत्र से एक्सिस बैंक रहेगा। तो प्राइवेट बैंकिंग में ज्यादा कुछ उछाल देखने को नहीं मिला, जस्ट स्टार्ट हुआ था, पीएसयू ने पार्टिसिपेट किया था। तो हमारा मानना है कि प्राइवेट बैंकिंग शायद आज पार्टिसिपेट कर जाए, और एक्सिस बैंक का जो टेक्निकल और डेरिवेटिव सेटअप है, तो सपोर्ट बेस जो है इसका करीबन 950, वहां पे एक बेसिंग आउट पैटर्न बन रहा है शॉर्ट टर्म के लिए। यहाँ से हमारा मानना है कि जल्दी शॉर्ट टर्म में आपको एक उछाल मिलेगा, जहां पे 1000 रुपए तक आपको टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो आप करंट मार्केट पे एक्सिस बैंक आज बाय कर सकते हैं। इसका टारगेट 997 फर्स्ट टारगेट, और दूसरा टारगेट 1015 विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 945। ये आप ट्रेड बना के आज आप ये रणनीति बना सकते हैं दोनों स्टॉकों में। तो अक्षय के रडार पर भी एक बैंकिंग शेयर एक्सिस बैंक को खरीदने की सलाह है, और इसमें टारगेट होगा 997 का पहला लक्ष्य, 1015 दूसरा लक्ष्य, और ग्रासिम के लिए जो लक्ष्य है वह 1870 और 1896। 1740 का स्टॉप लॉस आपको वहां पे लगा के चलना है। आखिर में सुदीप, आप बताइए आपके दो दमदार शेयर कौन सी हैं आज ट्रेड के लिए?
पहला पिक है आईसीआईसीआई बैंक। हमने देखा है कि पिछले कुछ दिनों में जब भी बैंक निफ्टी में थोड़ा मंदा था या साइडवेज कंसोलिडेशन हम देख रहे थे, एक आईसीआईसीआई बैंक था जो एकदम स्ट्रॉन्ग था, 940 950 के ऊपर होल्ड करता था स्टॉक। 940 45 के जोन पे एक अच्छा सपोर्ट बना रहा था ना, वही जोन पे अच्छा खासा पुट राइटिंग भी था। और कल के सत्र में हमने देखा कि कल पहला स्टॉक आईसीआईसीआई बैंक था जो बाहर निकल रहा था एचडीएफसी बैंक के साथ। एक कल नया एक ऑल टाइम हाई 52 वीक हाई भी बनाया स्टॉक ने। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम है डेली वीकली चार्ट्स पे। और अगले कुछ दिनों में मुझे लग रहा है यहाँ पे 1000 1010 के लेवल्स भी आ सकते हैं। एक नया ब्रेकआउट हम आईसीआईसीआई बैंक में देख सकते हैं। तो 950 के स्टॉप लॉस के साथ मैं रिकमेंड करूंगा आईसीआईसीआई बैंक बाय करने के लिए। दूसरा स्टॉक है प्राज इंडस्ट्रीज। अब प्राज इंडस्ट्रीज बहुत टाइम से अगर हम देखें जनवरी महीने से एक डाउन ट्रेंड में था टिल अप्रैल एंड तक, और पिछले दो ढाई महीने में हमने देखा कि एक ग्रेजुअल अपमूव प्राज इंडस्ट्रीज में आया है। वीकली चार्ट्स में भी हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन हो रहा है। और कल के जो सत्र में एक मूव आया था, वो स्टॉक ने पिछले 6-7 वीक का जो कंसोलिडेशन है, कंसोलिडेशन के बाहर ब्रेकआउट दिया है और अब एक नई टेरिटरी में आ रहा है। और मुझे लग रहा है यहाँ से 410 के स्टॉप लॉस से 460 के टारगेट्स हम प्राज इंडस्ट्रीज में देख सकते हैं। इंडस्ट्रीज है, साथ ही एक और बैंक मिल गया आईसीआईसीआई बैंक। आज भले ही आपको टुकड़ों में बैंक मिल रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर कॉल्स में आपको बैंक दिख रहा है। आईसीआईसीआई, एक्सिस, कोटक हमने आपको चुन के दिया, कैनफिनोमिक, एनबीएफसी मिल गई और कैनरा बैंक भी रत्नेश की लिस्ट के अंदर है। खैर हम आगे बढ़ते हैं। दो सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मेरे साथ पूजा जुड़ रही हैं, साथ ही आशीषा जुड़ रही हैं। आपको ये बताने वाले हैं कि आज खबरों वाले शेयर्स कौन से हैं और साथ ही साथ आज के एक्शन स्टॉक्स वगैरह कौन से हैं। तो पहले पूजा आपके पास चलते हैं। पूजा बताएं आप, आशीषा के पास फिर बाद में आते हैं। जी, सबसे पहले नतीजों से शुरुआत करते हैं। ज़्यादातर नतीजे कल जो बाजार बंद होने के बाद आए, हमने देखा कि मिक्स्ड से कमज़ोर साइड पर हैं। हुतामाकी इंडिया से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आय में तो गिरावट दर्ज हुई है करीब 21% की, लेकिन कामकाजी मुनाफा देखेंगे तो वहाँ पर 16% की बढ़त है और मुनाफे में 77% की ग्रोथ की है। इसके अलावा टाटा एल्क्सी के नतीजे भी मिले जुले ही दिखाई दे रहे हैं। आय में करीब 1.5% की बढ़त हुई है। एबिट फ्लैट है कंपनी का, मुनाफा घटा है कंपनी का 6% से। एलटीआई माइंट्री के नतीजे भी अनुमान से कमज़ोर ही हैं। आय के फ्रंट पर देखेंगे तो सपाट नंबर्स रहे और अनुमान से कमज़ोर आए हैं। इसके अलावा मुनाफा भी अनुमान से कमज़ोर है और यहाँ पर 3.5% की बढ़त तिमाही दर तिमाही कंपनी ने दर्ज की है। एक ऑपरेशनल अपडेट आया है लैंडमार्क कार्स का, जिसमें कि जो नंबर्स हैं वो मिले जुले नजर आ रहे हैं। अगर आफ्टर सेल सर्विसेज के जरिए आय देखेंगे तो वहां पर 12% की ग्रोथ कंपनी ने दर्ज की है, लेकिन ओवरऑल रेवेन्यू में 9% की गिरावट है और व्हीकल बिक्री भी देखेंगे तो 14% की गिरावट कंपनी ने दर्ज की। ठीक है, तो ये कल बाजार बंद होने के बाद आए ये बड़े नतीजे, इस पर हम चर्चा करेंगे और वन बाय वन जितने भी नतीजे आए उस पर आपकी अब स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए अपने एक्सपर्ट से समझेंगे। लेकिन उसके पहले जरा ये भी जान लेते हैं, क्योंकि कल खबरें बहुत आई हैं शाम को और बहुत इंपॉर्टेंट खबरें, कुछ डील्स की, इन्वेस्टमेंट्स की। आशीषा हमारे साथ हैं। आशीषा बताइए क्या है स्टॉक्स न्यूज़? हाँ, सबसे पहले एचडीएफसी बैंक फोकस में रहेगा। नतीजे तो कल ड्यूरिंग मार्केट आए थे, लेकिन उसके बाद कॉन कॉल हुआ था जिससे कुछ मैनेजमेंट कमेंट्री आती हुई नजर आई है। रिटर्न ऑन एसेट्स की बात करें तो मर्ज्ड एंटिटी के लिए कंपनी ने 1.9 से 2.1% का टारगेट दिया है। लोन ग्रोथ की बात करें तो 17 से 18% क्रेडिट ग्रोथ का टारगेट दिया है। सो अच्छी कमेंट्री आती हुई नजर आई, जिसके चलते एचडीएफसी बैंक आज फोकस में रहेगा। उसके अलावा हुतामाकी, जिसके नतीजों की तो हमने बातचीत की, उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट अपडेट भी आई है, जहां कंपनी का एक लैंड पार्सल है थाने एरिया में। कंपनी मोनेटाइज करना चाहती है उस पर्टिकुलर लैंड पार्सल को, जिसके चलते इस स्टॉक पर भी अपनी नजर रखें। प्रूडेंट कॉर्पोरेट एडवाइजरी से भी एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आई है, जहां कंपनी डीमर्ज करना चाहती थी प्रूडेंट ब्रोकिंग सर्विसेज और प्रूडेंट कॉर्पोरेट एडवाइजरी को, लेकिन अब इस डीमर्जर नोटिफिकेशन को विड्रॉ कर दिया है और कोई डीमर्जर होता हुआ नजर नहीं आएगा। इन्फोसिस से भी एक बड़ी ऑर्डर विन आई है, जहां कंपनी ने एआई के लिए एक बड़ा ऑर्डर प्राप्त किया है। करीब $2 बिलियन का ये ऑर्डर है, तो एक ऑर्डर विन आया है बड़ा, जिसके चलते इस आईटी मेजर पर भी स्ट्रीट की नजर रहेगी। फेडरल बैंक की बात करें तो कंपनी की एक सब्सिडरी आईपीओ
को लाना चाहती है। फेडरल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड ये सब्सिडरी है जिसका IPO मार्केट में आ सकता है। टेक्समैको रेल की बात करें तो यहाँ पर भी कंपनी फंड रेजिंग प्लान्स कंपनी ने अप्रूव किए हैं। करीब 500 करोड़ का ये फंड रेजिंग कंपनी ने अप्रूव किया है। इसके अलावा HPCL के मैनेजमेंट से कुछ मैनेजमेंट कमेंट्री आई है जहां उनका मानना है कि डीजल सेल्स अभी भी कमज़ोर रह सकते हैं कुछ महीनों के लिए, लेकिन गैसोलीन सेल्स में जो कमज़ोरी देखने को मिली थी वो अब रिवर्स हो सकती है और उनका मानना है कि अगस्त के महीने से कुछ रिकवरी देखने को मिलेगी। लास्टली, पतंजलि फूड्स पिछले कुछ दिनों से फोकस में रहा है और आज भी फोकस में रहेगा। GQG ने करीब 6% स्टेक एक्वायर किया है। जो OFS लास्ट वीक हुआ था उसके द्वारा 6% स्टेक कंपनी ने खरीदा है। 2400 करोड़ के वैल्यूएशन पर यह डील की गई है। ओके, ठीक है। तो आशीषा ने आपको बता दी सारे खबरों वाले शेयर्स, पूजा ने आपको बता दी नंबर्स वाले शेयर। अब इंतजार होगा आपको ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स का। अब आपको पढ़ना नहीं है, वो माक्षी ने पढ़ लिया सारी रिपोर्ट्स, वो आपको सिलसिलेवार तरीके से बता देंगी आज की अहम रिपोर्ट्स कौन सी है। माक्षी, गुड मॉर्निंग, बताएं आज की रिपोर्ट्स। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम शीला फोम्स के साथ। हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारे ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आए हैं कंपनी के डील के ऊपर। इन्वेस्टर की तरफ से खरीदारी की राय आ रही है 1420 के टारगेट प्राइस के साथ, और नुवामा की तरफ से होल्ड की राय आ रही है 1162 के टारगेट प्राइस के साथ। बट लार्जली अगर हम देखें तो ब्रोकरेज की कमेंट्री क्या कह रही है, उनका कहना है कि डील काफ़ी पॉजिटिव है, आकर्षक वैल्यूएशंस पे हुई है और दोनों ही ब्रांड्स के लिए ग्रोथ रिवाइवल एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बनेगा। इसके अलावा उन्हें लगता है कि कंसोलिडेशन ये स्पेस के लिए काफ़ी पॉजिटिव फैक्टर रहेगा। ओवरऑल कॉस्ट और सिनर्जी गेन्स भी नज़र आ सकते हैं ऑपरेशनल फ्रंट पर, तो ये भी एक पॉजिटिव है। तो ओवरऑल ब्रोकरेजेस की तरफ से थम्स अप आ रहा है ये डील के लिए। इसके अलावा HDFC बैंक भी हमारे रेडार पर। कल ही कंपनी ने अपने पहले तिमाही के नतीजे रिपोर्ट किए थे और उन नतीजों पर हम देख रहे हैं कि आज कुछ ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से रिपोर्ट है। मक्वारी ने अपनी आउट परफॉर्म की राय को ज़रूर बरकरार रखा, टारगेट प्राइस दिया 2110 प्रति शेयर का, और इन्वेस्टेक की तरफ से होल्ड की राय आ रही है और उन्होंने अपना टारगेट प्राइस 1710 से बढ़ाकर 1750 कर दिया है। लार्जली ब्रोकरेजेस का कहना है, अगर हम देखें मक्वारी से शुरुआत करते हैं तो उनका कहना है कि अनुमान से मजबूत कंपनी ने मुनाफा रिपोर्ट किया है, मेनली लोअर क्रेडिट कॉस्ट के चलते। डिपॉजिट ग्रोथ हालांकि सीजनैलिटी फैक्टर्स के चलते थोड़ी सी वीक रही है, मगर लोन ग्रोथ लार्जली CRB, पर्सनल और होम लोन्स के चलते हमने अच्छी दिखी है। ओवरऑल इन्वेस्टेक का कहना है कि कोर PPOP यानी कि प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट मर्जर के बाद वीक रह सकता है और ये एडजस्टमेंट हमें शायद 2 साल तक कोर PPOP पे नजर आए। इसके अलावा अगर हम देखें, आखिर में हम फोकस करेंगे JSW एनर्जी पर। CLSA की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और ये हाईलाइट कर रहे हैं कि मर्चेंट मार्केट्स कमज़ोर रहे हैं, विंड और हाइड्रोजन जनरेशन को भी इम्पैक्ट हुआ है। अगर हम देखें तो उनका जो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ ट्रांजिशन है वो बढ़ता जा रहा है, मगर रिटर्न्स लोअर एक्सपेक्टेड है। ओवरऑल इसी के चलते CLSA ने बिकवाली की राय को बरकरार रखा है, मगर अपना टारगेट प्राइस उन्होंने 215 से बढ़ाकर 234 प्रति शेयर पर कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इन सारे स्टॉक्स पे अपने पैनलिस्ट से राय ले लेते हैं। HDFC बैंक की कल कॉल बहुत तगड़ी थी, 18% की क्रेडिट ग्रोथ, और एक तरफ तो हाई ग्रोथ की बात की है पर्सनल लोन में, गोल्ड लोन में, ब्रांच एक्सपेंशन में। दूसरी तरफ कई एनालिस्ट को जवाब देते वक्त HDFC बैंक ने यह भी कहा ग्रोथ उतनी ही करेंगे जितनी रिस्क पैरामीटर्स के हिसाब से सूटेबल लगेगी। अगर सेक्टर 40% ग्रो कर रहा है तो हो सकता है हम 25% करें, क्योंकि अननेसेसरी ग्रोथ को चेज करने के लिए रिस्क नहीं लेंगे। हमारे साथ विनोद मोदी हैं। विनोद, 1700 रुपये के हिसाब से अभी देखें जिस हिसाब से इन्होंने रिजल्ट दिए, कमेंट्री दी है, अभी भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए पैसा बनेगा, यहाँ से लेना चाहिए? जी डेफिनेटली अजय जी, स्टॉक अगर करंट प्राइस के व्यू से देखें तो 2.3 टाइम्स ट्रेड करता है। एक टाइम में स्टॉक यही कुछ महीने पहले 3 टाइम ट्रेड किया करता था। इनका जो जो प्रीमियम हुआ करता था vis-a-vis ICICI बैंक, वो भी काफी हद तक कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। तो ऑफकोर्स मर्जर रिलेटेड जो अनसर्टेनिटी थी वो प्ले आउट हुआ है। बट अगर नियर टर्म की अगर मैं बात करूँ तो जो सबसे बड़ी पॉजिटिव चीज ये कंपनी की निकल के आ रही है कि
जो इन्वेस्टर्स जो खासकर जो एफपीआईज का जो हेडरूम से सब जो हम लोग बात करें, आई थिंक वो पॉजिटिव वे पे नजर आ सकता है, जिसके वजह से इसमें पॉजिटिव फ्लो आएंगे। लेकिन अगर 2-3 महीने के पर्सपेक्टिव से बात करें तो मुझे लगता है कि बहुत सारे जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स होंगे वो थोड़ा सा वेट एंड वॉच की स्थिति रखेंगे, क्योंकि मार्जिन रिलेटेड अगर कल का कॉन कॉल भी समझे तो कुछ ऐसी चीज है जहां पे क्लैरिटी अभी भी निकल के आनी है। नंबर 1, इनका अगर ओवरऑल सिस्टम डिपॉजिट ग्रोथ का जो है उसमें इनका मार्केट शेयर लूज हो रहा है। दूसरा चीज जो मैनेजमेंट अभी भी बता रहा है कि अभी जो हम 2.1 2.2 आरओए करते हैं वो मे भी गिर के 1.9 2.1 के बीच में हो जाएगा पोस्ट मर्जर। तो उनकी वो किस आरओए प्ले आउट होगा वो भी आई थिंक सितंबर क्वार्टर में पता चलेगा। एट द सेम टाइम इनकी जो पोस्ट मर्जर जो कमिटमेंट्स है मीट करने की मर्ज एंटिटी इन टर्म्स ऑफ एसएलआर और सीआरआर, वो भी एक देखने की बात है कि वेदर कंपनी नीड्स इंक्रीमेंटल फंड और नॉट। दो कंपनी अभी बोल रहा है कि जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी वो एक अभी क्लैरिटी आनी बाकी है। तो आई थिंक ये सब कुछ है क्लैरिटी जो अभी भी स्ट्रीट को चाहिए। बट ओवरऑल वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे स्टॉक काफी बढ़िया लगता है। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अगर 2003 साल की कोई बात करें तो मुझे लगता है स्टॉक यहाँ से बहुत बढ़िया रिटर्न निवेशकों को बना करके देगा। बहुत बढ़िया। और ये मत भूलिए कि एफआई विंडो की गुंजाइश है। अगर डॉलर इंडेक्स से गिरता रहा और भारत तेजी से ग्रो करता रहा, जो हो रहा है, एफआईज इंडिया में देखेंगे और वो आएंगे उसी स्टॉक में। अगर चाहे भी वो कोई स्टॉक खरीदना और वहाँ एफआई विंडो अवेलेबल नहीं है तो वो खरीद नहीं सकते। तो घूम फिर के उन्हें वहीं आना पड़ेगा जहाँ एफआई विंडो अवेलेबल है, और इसके अंदर एफआई विंडो खुल गई है। मर्ज एंटिटी की 10% बाकी है। आगे चलते हैं, कुछ और स्टॉक्स के बारे में बात करना ज़रूरी है। उसमें से एक है जी एंटरटेनमेंट। जी एंटरटेनमेंट के स्टॉक में पिछले एक हफ्ते में जो गजब काम चला है, मतलब अब जितना लोग उसके ऊपर संशय करते रहे कि स्टॉक चलेगा नहीं चलेगा, मर्जर होगा नहीं होगा, 175 का लो बना के 230 पे खड़ा है और 2 दिन में 20% चला है। कल पुनीत गोयनका जो करंट एमडी एंड सीईओ, सेबी ने जिनके ऊपर एक तरह से रिस्ट्रिक्शंस डाले, उन्होंने एक लेटर लिखा है कि मैं हूं ना हूं लेकिन आप कंपनी के मर्जर पे फोकस करिए, अपने काम पे फोकस करिए। और कल शाम को एक कमिटी भी बोर्ड ने बनाई है ताकि अगर मैनेजमेंट को जो रिस्ट्रिक्शन दिए उसके बिना भी कंपनी ठीक से चलती रहे। ये शाम को हुआ और इसी ने ट्रिगर किया कल का 7-8% का मूव, लेकिन परसों भी स्टॉक 10% चला था। भागवत साहब, ये बताइए कि जी को नेकेड फ्यूचर से खेलना चाहिए या आपको लगता है ऑप्शंस में काम करना चाहिए? अभी भी ये रिस्की है, कम पैसे में काम हो जाएगा ऑप्शन साइड पे। का अगर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की बात की जाए तो अगर आप इसका ओपन इंटरेस्ट मॉनिटर करेंगे तो इसका मार्केट वाइड ओपन इंटरेस्ट जो है करीबन 89 से 90% था। तो इसमें कभी भी ये आपका एफएनओ बैन में जा सकता है क्योंकि 95% का लिमिट है। 2 दिन पहले ब्रेकआउट के पहले जब जी चलना चालू हुआ था तभी ये बैन में चल रहा था। तो ये बैन वाला काउंटर है, तो हम एडवाइस करेंगे कि आप इसमें कैश में ही आप इसमें ट्रेड करें। तो जिस तरह से एक पावरफुल ब्रेकआउट आपको देखने को मिला है 205 210 के स्तर पे, इसका टारगेट कम से कम 245 से 250 का बन रहा है। अगर ये पॉइंट में अगर आप बोले कि मैं खरीदूं कि नहीं, तो थोड़ी सी एक हिचकिचाहट है क्योंकि ऑप्शंस में जो कल एक्टिव थी 230 के कॉल में काफी पार्टिसिपेशन है जी में, तो वहां एक थोड़ा सा हल्का सा एक इंट्राडे के लिए रेजिस्टेंस है, तो 3-4 रुपए आगे पीछे हो सकता है। पर अगर आप फिर भी फ्यूचर्स में पोजीशन लेना चाहते हैं तो हम एडवाइस करेंगे थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिए। करना ही है बाय तो आप कैश के जरिए इसमें आप पार्टिसिपेट करिए। इसका टारगेट बहुत बड़ा है, 245 से 250 मिनिमम टारगेट बनेगा और सपोर्ट है इसका 220। तो बाय जरूर करना है। अगर इन्वेस्टमेंट या निवेश के दौर से करना है तो कैश के जरिए, फ्यूचर्स में अगर करना है तो थोड़ा वेट एंड वॉच करें। अगर डिप मिल जाए 220 तो वो सही एंट्री लेवल रहेगा वापस बाय की तरफ पोजीशन बनाने में। ठीक है, महीने भर में करीब 25% ये शेयर भाग चुका है, तो इस तेजी को राइड करने के बजाय एक करेक्शन का आप वेट कीजिए, थोड़ा सा गिरावट आ जाए तो आपके लिए कंफर्ट ज़्यादा बढ़ जाएगा जी एंटरटेनमेंट के शेयर में। लेकिन रत्नेश, कल हमने देखा आईटी स्टॉक्स में जो लगातार तेजी थी, कल मुनाफा वसूली के थोड़े से संकेत आने लगे और कल बाजार बंद होने के बाद एलटीआई मैट्रिक के नतीजे आए, अनुमान से कमजोर थे। आय उम्मीद की जा रही थी कि 0.6% बढ़ेगी, लेकिन बढ़ी सिर्फ 0.1%। और नतीजों से पहले हमने 3-4 दिन शेयर को चलते हुए भी देखा था एलटीआई मैट्रिक के। नतीजों के बाद अब आपका व्यू क्या है आईटी में? एलटीआई मैट्रिक पर व्यू दीजिए और अगर पूरे स्पेस पर बाकी स्टॉक्स के बारे में अगर आप राय दे पाएं वो भी ठीक है।
अगर पहले LTIM का चार्ट देखे तो डेफिनेटली कल एक काफी एक ऊपर से आपको मुनाफा वसूली देखने की छोड़ी थी, इसने कैंडल में विक्स छोड़ी है। हालांकि एक डेली चार्ट पे आप देखें तो कहीं ना कहीं एक अच्छी वॉल्यूम एक्टिविटी हमको देखने को मिली थी 12 जुलाई के आसपास में। इस वजह से लगता है कि बॉटम में कहीं ना कहीं बाइंग हुई। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी रीजन से आज थोड़ा सा भी कमजोर खुलता है, कहीं पे 5050 5030 के आसपास में खुलता है, तो काफी अच्छी एक बाइंग वापिस से अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बन सकती है। उसमें वहाँ पे स्टॉप लॉस मैं लगाने की सलाह दूंगा। यहाँ पे 4950 का एक स्टॉप लॉस लगा ले। मुझे ऊपर में टारगेट कहीं ना कहीं वापस से 5300 रुपए तक के इसमें आते दिखते। जो इसमें मेजर ब्रेकआउट आएगा वो 5400 रुपए के बाद में एक इसमें जो डबल बॉटम फॉर्मेशन बना हुआ डबल टॉप फॉर्मेशन बना हुआ 5400 रुपए के आसपास में, उसके उसके ऊपर एक निकलेगा तो फिर वहाँ पे एक मेजर इसमें ब्रेकआउट हमको आते हुए दिखेगा। तो हाल फिलहाल अगर आज किसी रीजन से कमजोरी के कारण खुलता है तो वहाँ पे जरूर इसमें खरीदारी करना चाहिए। और वहीं पे अगर दूसरे IT स्टॉक देखें तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि IT स्टॉक कहीं ना कहीं बॉटम आउट होते हुए दिख रहे हैं मुझे। उसमें जो अच्छा एक स्टॉक दिख रहा है, अगर हम लार्ज कैप में जाएंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि विप्रो में कहीं ना कहीं बॉटम बन चुका है, एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बनते हुए दिख रहा है। कल के सत्र में काफी अच्छी वॉल्यूम एक्टिविटी थी, काफी लंबे कंसोलिडेशन के बाद में ब्रेकआउट देखने को मिला। तो मुझे ऐसा लगता है कि विप्रो में एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 410 रुपए का, और बहुत ही जल्द मुझे 445 रुपए का पहला टारगेट आते हुए दिखता है, जहाँ पे विप्रो ने अभी रिसेंटली बायबैक खत्म करा है। तो वो टारगेट तो जरूर यहाँ पे आते वक्त दिख जाएगा विप्रो। ठीक है, विप्रो भी आपके फोकस पे होना चाहिए, 445 रुपए तक ये शेयर जा सकता है। एक और दिग्गज एक्सपर्ट हमारे पैनल के कुणाल बोथरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुणाल, आपके 2 शेयर कौन से हैं, कहां पर आप ट्रेड लेने की सलाह देंगे आज? तो धन्यवाद शो पे इन्वाइट करने के लिए। 2 बाय कॉल यहाँ पे सजेस्ट करूंगा इनफैक्ट मैं, और दोनों ही बाय कॉल बैंकिंग स्टॉक से रिलेटेड होंगे। इंडसइंड बैंक पे पहला बाय कॉल रहेगा, जिसपे मैं पहले भी बहुत बुलिश रह चुका हूँ। मेरा मानना है कि आई थिंक ये बैंकिंग स्टॉक्स अब एक सेकंड लेग ऑफ अपट्रेंड में जा रहे हैं, जहाँ पे अंडर कॉन्फिडेंस था, थोड़ी सी एक पैची फेज ऑफ कंसोलिडेशन थी, उसके बाद अब हमें कॉन्फिडेंस का एक फेज बनता हुआ नजर आ रहा है। तो इंडसइंड बैंक एक पहला बाय कॉल रहेगा यहाँ पे। 1446 का टारगेट रख सकते हैं यहाँ पे, स्टॉप लॉस 1370 का। और सेकंड PSU बैंकिंग स्टॉक्स में जिस पे मैं काफ़ी ज़्यादा बुलिश हूँ वो है PNB, पंजाब नेशनल बैंक। मेरा मानना है कि आई थिंक स्टॉक एक नेक्स्ट लेवल ऑफ ब्रेकआउट पे जा रहा है। 50-60 के रेंज पे आसपास ट्रेड कर रहा था। काफ़ी अच्छे मूव्स देखे हमने लास्ट 1.5-2 मंथ्स में PNB में। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टॉक नेक्स्ट लेवल ब्रेकआउट के लिए रेडी हो चुका है। तो 72 का यहाँ पे शॉर्ट टर्म टारगेट रख सकते हैं, स्टॉप लॉस 57 का पंजाब नेशनल बैंक पे। ओके ठीक है, ये बढ़िया। आपने एक छोटा बैंक भी दे दिया PNB, पैसे के इतिहास से वैसे तो बैंक बहुत बड़ा है, और दूसरा एक सरकारी निजी बैंक है इंडसइंड बैंक, आपकी लिस्ट में है। कुणाल जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ये दोनों के दोनों शेयर्स बताने के लिए। मैं एक्सपेक्ट कर ही रहा था कि एक बैंकिंग स्टॉक्स तो कम से कम आपकी तरफ से आएगा ही आएगा, 2 आ गए, अच्छी बात है, बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। इस बीच एक और खबर भी है पतंजलि को लेकर। खबर ये है कि GQG ने करीब 6% उनके OFS के अंदर इन्वेस्ट करके हिस्सा खरीदा है। और पतंजलि वैसे तो चल रहा है काफ़ी अच्छे से, और ये शेयर करीब 1000 से 1250 यानी कि 250 रुपये चल चुका है, जहाँ से इसका टिपिकली ब्रेकआउट हुआ है। सुदीप, एक बार आप इस चार्ट को चेक करेंगे पतंजलि के, ये 1400 भी हो जाएगा। चार्ट तो ये बता रहा है कि तो 1400 की तरफ जाने को है। बिल्कुल डिम्पी जी, अगर हम पतंजलि के चार्ट को देखें तो स्टॉक ने अराउंड जून स्टार्टिंग में एक बार अपना 200 DMA क्रॉस कर दिया था, और उसके बाद थोड़ा एक कंसोलिडेशन देख रहे थे। और हम ये पिछले 2-3 दिन का जो ट्रेडिंग एक्टिविटी हुआ था कि एक बार 1200 हो गया, फिर अगले दिन नीचे भी आ गया 1165, और अब वापस। तो ये जो रिवर्सल पैटर्न जो हमने ये स्तर पे देखा है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे एक अच्छा मूव हम 1450 के करीब देख पाएंगे। थोड़ा वॉलेटाइल रहेगा क्योंकि ये पिछले 2-3 दिन से जो हिसाब से न्यूज फ्लो आ रहे थे, बट मुझे लग रहा है यहाँ पे अगर कोई भी निवेशक अगर 1190 का स्टॉप लॉस रखे तो 1430 1450 के लेवल्स भी ये स्टॉक में आ सकते हैं। थोड़ा टाइम लगे, पर ये लेवल्स मुझे लग रहा है कि अपसाइड में अचीवेबल है। क्या पतंजलि फूड, एक और खास बात ये ध्यान रखिएगा कि इसका 800 रुपये का लो था, जो पैनिक लो बना था जब 16,800 बाजार चला गया था। और दूसरी बात, जो शख्स इसके अंदर आए हैं OFS में, उनका जो रेपुटेशन है वो रेपुटेशन बना है अदानी ग्रुप। वो रेपुटेशन अजय और बढ़ गया अब,
डबल हो गए स्टॉक, बढ़ेगा ही ना। देखिए सब भागे खिलाड़ी हैं। 50% तो मतलब उनके पहला जो इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया था उसको 50% के रिटर्न्स मिले थे उनको। और जो पैनिक लो में जब खरीदा था तब भी बाजार से भी लिया उन्होंने, OFS में भी लिया, तो उनकी रेपुटेशन एक्चुअली उनके रिटर्न से बनी है, शॉर्ट टर्म में ही आ गया। और वो उस समय उन्होंने हाथ डाला था अदानी ग्रुप स्टॉक्स में जब कोई छूने पीक पेसिमिज्म था, कोई छूने को तैयार नहीं था। तो इसके बाद से उनकी रेपुटेशन बन गई है कि कहीं वही चीज़ इसमें ना हो जाए, पॉइंट ये है। और इसे अब देखिए एक तरफ ये बात, दूसरी तरफ चार्ट्स जो हैं वो ऑलरेडी डिम्पी वो कह रहे हैं कि यहाँ तक तेजी आ सकती है, तो इसको रेडार पर रखना चाहिए। कल जो चीज़ आई है जीकेजी की प्रेजेंस स्टॉक के अंदर, वाकई रेडार पर रखने वाली चीज़ है। लेकिन आगे बढ़ते हैं, एक और स्टॉक पिछले रिजल्ट, अभी तो इन्फोसिस का रिजल्ट भी नहीं आया, लेकिन पिछला जो रिजल्ट था, किरण के पास जाते हैं। किरण, पिछले रिजल्ट पे 1230 का लो बना था, अभी रिजल्ट भी नहीं आया, स्टॉक 1450 रुपये का भाव हो गया। चलो 1430 पाउंड है, 200 रुपये चला है पिछले रिजल्ट और इस रिजल्ट में। आपको लगता है कि इसके अंदर भी बाय कॉल बन रही है? जो डिक्लाइन आया है 20-25 रुपये घटा है, ये 450 जाके, कल $2 बिलियन की इसको डील मिली है, क्या ये डिक्लाइन में बाय करना चाहिए? सो इन्फोसिस की अगर हम बात करें तो जब ये स्टॉक 1250 के आसपास था तब आई गेस सब लोग इस पे काफी ऑप्टिमिस्टिक नहीं थे, लेकिन अब जब ये 1400 हो गया है, एवरीवन इज लुकिंग आफ्टर बाइंग। हालांकि टेक्निकली अगर हम देखें तो एक ब्रेकआउट इसमें डेफिनेटली है। एक जो बड़ा सा गैप रेजिस्टेंस था इस स्टॉक के ऊपर, इन्फोसिस की अगर हम बात करें, सो 1360-1350 ये एक गैप रेजिस्टेंस था, जिसमें हमने देखा कि लास्ट वीक में कंसोलिडेट हुआ, वहां से ब्रेकआउट आते ही 3 दिन में स्टॉक 1350 वाला 1450 तक जाके आया है। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं 200 डेज मूविंग एवरेज का इसको रेजिस्टेंस है। रिजल्ट से पहले इसमें एक रैली आ चुकी है, तो डेफिनेटली रिजल्ट के बाद इसमें एक थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। तो इस प्रॉफिट बुकिंग में कोई भी डिप आता है 1350-1360, ये एक उसका एक्यूमुलेशन जोन है। कोई भी डिप आता है इस 10 रुपए की रेंज में, या तो आप 1380 तक भी कोई डिप मिलता है तो वहां पे आप लॉन्ग कीजिए। ओवरऑल जो हमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 1330 के नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, और हमें तो अभी भी लुक्रेटिव लग रहा है, तो कोई भी डिप आता है हम 1330 के नीचे का स्टॉप लॉस रख के बाय ऑन डिप्स की इसमें स्ट्रेटेजी ले रहे हैं। और ऊपर में 1450 का एक रेजिस्टेंस है जो 200 डेज मूविंग एवरेज है। जैसे ही 1450 के ऊपर इन्फोसिस क्लोज होगा, देयर आर वेरी गुड चांसेस कि हम 1600 तक की एक रैली देख सकते हैं, लेकिन आपको एक टाइम देना पड़ेगा, 3 से 3 महीने के आसपास का टाइम अगर आपके पास हो तो डेफिनेटली आप बाई करके चल सकते हो इन्फोसिस के अंदर। 130 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आपको इन्फोसिस को खरीदना जरूर है, लेकिन ध्यान ये दीजिएगा कि ये आपको गिरावट पर खरीदना है, क्योंकि ये शेयर काफी ज्यादा चल चुके हैं। नतीजों पर फोकस होगा इन्फोसिस के आगे। लेकिन मैट्रेस स्पेस की दिग्गज कंपनी शीला फोम ने कार्लॉन, जो कि एक और बड़ी कंपनी है, उनकी कॉम्पिटिटर थी इनफैक्ट, उनको खरीदने का ऐलान किया है। 95% स्टेक खरीदनी जा रहे हैं, और इस खबर के बारे में हमने आपको करीब 7 महीने पहले ही जानकारी दे दी, अब जाके ये खबर कंफर्म हो गई है। ये खबर आपको तब शरद ने बताई थी। शरद आज भी डिटेल लेकर जुड़ रहे हैं कि क्या कुछ डील हुई है, कितने में डील हुई है। शरद बताइए खबर। जी बिल्कुल, हमने जो है इस खबर को जो है दिसंबर 28 को ब्रेक किया था, जहाँ पे शीला फोम जो है बात हो रही थी एक्विजिशन की कार्लॉन की, और अब 7 महीने बाद जो है यहाँ पे जो है खबर पे मुहर लगी है। और इसके जो डिटेल्स बताते हैं, यहाँ पे जो है कार्लॉन में ऑलमोस्ट 95% के स्टेक की एक्विजिशन हुई है, और ये ऑल कैश डील है 2150 करोड़ रुपए का। और ये जो डील है वो 30 नवंबर तक जो है कंप्लीट हो सकती है इस साल। वैल्यूएशन के लिहाज से देखें तो जो है वैल्यू एक्रेटिव जो है ये डील देखा गया है, और जो संगठित मार्केट शेयर, जो कंबाइंड मार्केट शेयर दोनों एंटिटीज़ के रहेंगे ऑर्गेनाइज स्पेस में, वो 50% से ज़्यादा हो जाएंगे। अब हमने जो है थोड़े वैल्यूएशन के आंकड़े देखे, और यहाँ पे जो है ओवरऑल 2150 करोड़ का डील आया है, लेकिन जो पहले रिपोर्ट्स आ रहे थे वो रेंज हायर साइड में कर रहे थे, लगभग 2700 से 3300 करोड़ तक कर रहे थे। और अनलिस्टेड मार्केट में जो प्रेजेंट रेट्स चल रहे हैं तो उसकी रेंज के हिसाब से लगभग 2300 से 500 करोड़ में जो है कंपनी वैल्यूड है, पर जो डील आई है वो थोड़ी सस्ती आई है। अब जो है ऑफकोर्स जो ओवरऑल मैट्रेस सेगमेंट की बात करें आपके पूरे इंडस्ट्री के, ऑफकोर्स ये लार्जली अनऑर्गेनाइज सेगमेंट है भारत में। यहाँ पे शीला फोम का 12% है और कार्लॉन का 4% है, तो कंबाइंड बेसिस पे 16% मार्केट शेयर टोटल
आपके मार्केट मैट्रेस इंडस्ट्री में देखने मिलेगा। अगर सिनर्जीज़ की बात करें तो ऑफ कोर्स जो साउथ का मार्केट्स है, कॉयर का प्रोडक्ट्स है, इसमें जो है बेनिफिट मिलने वाली है और रॉ मटेरियल कॉस्टिंग में भी जो है थोड़ी बेनिफिट आएगी और जो ओवरऑल सिनर्जीज़ है वो डिस्ट्रीब्यूशन प्ले पे रहने वाला है। लेकिन दूसरा एक्विजिशन भी हुआ है यहाँ पे, हालांकि छोटा एक्विजिशन है, जहाँ पे कंपनी जो है लगभग 35% स्टेक फर्लेंको में खरीदेगी 300 करोड़ रुपए में। अब ये पूरी डील जो है कैश में होने वाली है और पहले से ही प्रमोटर एंटिटी का लगभग 1.6% स्टेक है। इसके कारण जो है ऑनलाइन और जो फर्नीचर रेंटल मार्केट है, इन दोनों पे जो है कंपनी फोरे करने वाली है। ओके, ठीक है, इंटरेस्टिंग। तो ये तो एक बार फिर से आपको बताता है कि जो इटिनो स्वदेश आपको खबर दे रहा है, काफ़ी पड़ताल करके, काफ़ी पता करके वो साबित होते हुए, सिद्ध होते हुए दिख रही है और ये उसका एक सबसे बड़ा नमूना है। खैर, इस पे एक बार ज़रा पता कर लेते हैं कि शीला फॉर्म्स में इस खबर आने के बाद का रिएक्शन क्या होगा। फिर खुशबू रवे हमारे साथ जुड़ जाएंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे, उनके भी ट्रेडिंग कॉल्स लेंगे। एक काम करेंगे किरण, आप जरा चेक करेंगे शीला फॉर्म्स। सो शीला फॉर्म्स की अगर हम बात करें डेली चार्ट के ऊपर, जिस तरह से एक रेंज ब्रेकआउट हम देख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसको 200 डेज मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस भी फेस हो रहा है। ओवरऑल अगर इसका लोअर टर्म टाइम फ्रेम चार्ट देखोगे तो एक कप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट भी है। तो रिस्क रिवॉर्ड वाइज अगर देखा जाए तो करंट मार्केट प्राइस से हम लॉन्ग करके जा सकते हैं। ओवरऑल जो स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है वो 1140 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। ऊपर में एक रेजिस्टेंस है वो कहीं ना कहीं 1220 का है। जैसे 1220 का लेवल क्रॉस होगा तो 200 डेज मूविंग एवरेज भी क्रॉस होगी। उसके बाद स्टॉक के अंदर एक बड़ा अपमूव आ सकता है। तो डेफिनेटली करंट मार्केट प्राइस से आप लॉन्ग कीजिए और 1220 के ऊपर आप पोजीशन एग्रेसिवली लॉन्ग कर सकते हो। ओवरऑल टारगेट 1320 का है और जो स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है वो 1130 का। 1130 का एक स्टॉप लॉस लगा के आप इसमें पोजीशंस ले सकते हैं। इसमें बाय का ना ठप्पा लगा दीजिए। जो चर्चा हो रही होती है ना, उसको पूरा ऑडिट हो जाता है, हाथों हाथ स्टैंपिंग हो जाती है कि हाँ ठीक है, इसमें हमको करना क्या है। तो शीला फॉर्म्स बाय के लिए है, 1130 का स्टॉप लॉस है, 1220 के बाद और खरीदना है, 1300 तक भी जा सकता है। अपना रिस्क रिवॉर्ड जरूर आप चेक कर लेना। खबर बता दी, खबर के साथ शेयर का भाव और उसके अंदर लेवल्स भी आपको बता दिए। अब आगे बढ़ते हैं, खुश बोरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे पता करते हैं उनकी आज की ट्रेडिंग कॉल्स क्या है। खुश, गुड मॉर्निंग, आपके ट्रेडिंग कॉल्स। वेलकम बैक, बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख के और आपकी जोशीली कमेंट्री सुन के। क्विक अपडेट ऑन द इंडिसेस। देखिए मोमेंटम है, हम जानते हैं, बट अ वर्ड ऑफ कॉशन, ओवर हीटिंग टेरिटरी में चले गए हैं एटलीस्ट ऑन द पीसीआर फ्रंट। तो निफ्टी, बैंक निफ्टी पे पोजीशंस बनाए रखें, लेकिन जहां जहां प्रॉफिट हो लेते चलें और ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस लगा के चलें। 19900 का रेजिस्टेंस ऑन द निफ्टी, 19500 का सपोर्ट ऑन द निफ्टी। और जहां तक बैंक निफ्टी की बात है, यहाँ पे 45900 तक के लेवल्स आ सकते हैं। 44800 ये आपका सपोर्ट जोन रहेगा। मेरे आज के दो पिक्स हैं, एक कैश से है और एक फ्यूचर सेगमेंट से है। फ्यूचर सेगमेंट से कैनफिन होम्स, ये स्टॉक एक कंसोलिडेशन रेंज में था और 800 के ऊपर कल हमें ब्रेकआउट दिया है, क्लोजिंग दी है, और जो यहाँ पे कॉल राइटर्स हैं उनको शॉर्ट कवरिंग करनी पड़ सकती है। सो इसके चलते 820 और 830 के जोन्स के लिए आप इसमें अभी भी लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। 800 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। जो मेरा सेकंड पिक है, वेरी सिमिलर स्ट्रक्चर, वो है इंजीनियर्स इंडिया। यहाँ पे 127 का एक रेजिस्टेंस जोन था, 125 टू 127 का, जिसको इसने क्रॉस किया और उसके ऊपर की क्लोजिंग दी है। थोड़ा ऑफ हाइज बंद हुआ है, बट दैट इज ऑलराइट बिकॉज शार्प अपस्विंग के बाद स्टॉक में हम एक हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग देख रहे थे इंट्राडे कल। सो देयर इज अ वेरी गुड चांस कि जो कल के हाई लेवल से उनको टेस्ट करेगा और उनके ऊपर भी निकल सकता है। तो 131, 134 के टारगेट्स के लिए बाय करें। 126 ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, तो कैनफिन होम्स और EIL ये दो शेयर कुश की तरफ से। लेकिन अब जानेंगे कि आपको लंबी अवधि के लिए कहां पर निवेश करना है, लेकर आएंगे मुनाफे का फंडा। प्रॉस्पेरिटी एडवाइजर्स के राघवेंद्र केडिया हमारे साथ जुड़ गए हैं मुनाफे का फंडा बताने के लिए। राघवेंद्र, बहुत स्वागत है आपके टिनो स्वदेश पर। बताइए कौन से दो शेयर हैं जो पोर्टफोलियो में जगह पाने की काबिलियत रखते हैं? गुड मॉर्निंग अभिषेक जी, गुड मॉर्निंग इटिना स्वदेश का टीम। मुनाफे के फंडे में हमारा पहला स्टॉक है ओरिएंट सीमेंट। ये स्टॉक 146 पर ट्रेड कर रहा है, 3000 करोड़ का मार्केट कैप है। एक साल के टाइम होराइजन के लिए हमारा इस पे टारगेट है 220 रुपीज का। 220 का टारगेट के साथ ये 50% का अपसाइड दे सकता है। ओरिएंट सीमेंट एक प्योर प्ले सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इसका टोटल कैपेसिटी तकरीबन 85 लाख टन पर एनम का है। अगर इस लेवल के प्लांट का रिप्लेसमेंट कॉस्ट देखा जाए, 85 लाख टन
कैपेसिटी का अगर आपको प्लांट सेटअप करना है तो आज इसका खर्चा तकरीबन 7,300 करोड़ तक आता है। ओरिएंट सीमेंट का मार्केट कैप सिर्फ 3,000 करोड़ है, तो ऑन वैल्यूएशन साइड ये काफी चीपली अवेलेबल है और इसके कारण ओरिएंट सीमेंट एक टेक ओवर कैंडिडेट रह सकता है। प्रमोटर होल्डिंग सिर्फ 38% है, तो एक कॉर्पोरेट एक्शन इसमें पॉसिबल है फ्रॉम एनी बिग सीमेंट कंपनी। वैल्यूएशन साइड पे अगर देखा जाए तो ओरिएंट सीमेंट काफी अच्छा कर रहा है। 15% का कैगर अर्निंग ग्रोथ है, 15% का कैगर अर्निंग ग्रोथ विच इज वेरी इंप्रेसिव। अगर बाकी सीमेंट कंपनी से कंपेयर करें तो पी मल्टीपल वाइज ओरिएंट सीमेंट बहुत ही चीपली अवेलेबल है वर्सेस एन एसीसी, वर्सेस अंबुजा सीमेंट, डालमिया भारत या अल्ट्राटेक सीमेंट के कंपैरिजन में। प्राइस परफॉर्मेंस को लेके भी ये थोड़ा अंडर परफॉर्म किया है, तो एक कैचअप प्ले ओरिएंट सीमेंट में पॉसिबल है। ओरिएंट सीमेंट आप बाय कर सकते हैं 1 साल की टाइम होराइजन के लिए, 220 टारगेट, 50% अपसाइड, सेफ, स्लो एंड स्टेडी मूवर। फंडामेंटल साइड पर हमारा दूसरा स्टॉक रिकमेंडेशन रहेगा टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट। 850 का करंट प्राइस है, टारगेट 1150, 1150 का, जो कि तकरीबन 35% अपसाइड है फॉर 1 ईयर टाइम होराइजन। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट टाटा ग्रुप कंपनी है, तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस साइड काफी कंफर्टिंग है। कंपनी का मेजर बिजनेस टी, कॉफी, पल्सेस और वाटर साइड पर है। स्पेशली टी साइड पर टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट वर्ल्ड्स सेकंड लार्जेस्ट टी प्लेयर है। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट आयोडाइज सॉल्ट भी बेचता है, जो कि सिर्फ 25 रुपीज पर केजी है, 25 रुपया पर केजी, और स्टारबक्स के साथ इसका जॉइंट वेंचर है, जिसमें आपको एक एक्सपेंसिव कॉफी तकरीबन 400 रुपी पर कॉफी तक भी मिलेगी। सो एक कंप्लीट साइकिल है इसके पास, वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स ऑन द एफएमसीजी साइड। 80,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, स्लो एंड स्टेडी अपमूवर रहेगा। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर सीईओ मिस्टर सुनील डिसोजा का बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, वर्लपूल में एक सक्सेस स्टोरी है विच इज ऑल्सो वेरी कंफर्टिंग। टाटा कंज्यूमर का बहुत बड़ा बिजनेस और वेरी साइजेबल प्रेजेंस है यूएसए में, यूके में, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में। सो एक ग्लोबल लिस्टिंग थ्रू एन अमेरिकन लिस्टिंग और यूरोपियन लिस्टिंग की भी एक पॉसिबिलिटी रहती है फ्यूचर में, और अगर ये होता है तो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव अपसाइड ट्रिगर रहेगा टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट में। तो इस प्राइस पर 850 के प्राइस पर टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को बाय कर सकते हैं 1150 के टारगेट के लिए, जो कि 35% का अपसाइड देगा 1 साल के टाइम होराइजन में। स्लो एंड स्टेडी अप मूव, सेफ बेट, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स फॉर 1 ईयर टाइम होराइजन। थैंक यू। रविंद्र, ये कौन सी कंपनी खरीदेगी ओरिएंट को आपके हिसाब से? फिट कहां बैठता है, बेस्ट फिट किधर है? क्योंकि इसमें रीजन वाइज होता है, साउथ वाला नॉर्थ वाले को। हाँ बताइए। ग्रेट क्वेश्चन। तो इसमें डालमिया भारत सीमेंट और अल्ट्राटेक सीमेंट की बैलेंस शीट ऐसी है कि इनके पास थोड़ा हेडरूम है खरीदने के लिए, और इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफिकल प्रेजेंस ऑल्सो ये एक कैंडिडेट रहेगा फॉर दीज 2 कंपनीज, या कोई भी बड़ी कंपनी भी इसे खरीद सकती है, क्योंकि वैल्यूएशन साइड पर जो इसका रिप्लेसमेंट कॉस्ट है उससे आधे दामों पर यह मिल रहा है। तो अगर कोई प्रीमियम देके भी लेगा तो ओरिएंट सीमेंट में बहुत अपसाइड रहेगी। शुक्रिया राघवेंद्र, बड़े वैल्यूएबल इनपुट्स आपने दिए। कुछ और स्टॉक्स डिस्कस करना जरूरी है। सुदीप, कल हमने देखा पिरामल फार्मा में लास्ट आवर ऑफ ट्रेड में एक बड़ी कैंडल बनी, अच्छी वॉल्यूम बैक मूव, 10% ऊपर। इनफैक्ट 60 के लेवल से रिकवरी आ रही है, लेकिन जैसे जैसे राइट्स इशू खत्म होना है, इसका राइट्स इशू जिसमें प्रमोटर बढ़ाएंगे स्टेक, ये स्टॉक डेज हाई बंद हुआ 101 का एकदम शगुन वाला भाव आ गया है। यहां से क्या लगता है चार्ट्स को देख के? अजय जी, जो हिसाब से हम पिछले कुछ दिनों में पिरामल फार्मा में एक्शन देख रहे हैं, कल की कैंडल को अगर एक बार पहले छोड़ दे और इसके पहले के 20-25 दिन का ट्रेडिंग ये देखे तो स्टॉक अराउंड 88, 89 और 95 के बीच में कंसोलिडेट कर रहा था। तो ये एक बड़े कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट है, अबव एवरेज वॉल्यूम्स है, और जो हिसाब से कल ये बड़ा स्ट्रॉन्ग मूव आया है 10% का, 9-10% का, इससे स्टॉक ने अपना जो फरवरी का एक गैप छोड़ा था ऑन द वे डाउन, स्टॉक ने वो गैप को भी फिल कर दिया और उसके ऊपर क्लोज दिया है। सो मुझे लग रहा है यहाँ पे जो हिसाब से डेली और वीकली चार्ट्स इंडिकेट कर रहे हैं, यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम बन रहा है। और फिर पिछले कुछ दिनों में हम देख रहे हैं फार्मा स्टॉक्स में तो ओवरऑल है ही मोमेंटम, पर ये स्टॉक ये सेक्टर के साथ कैचअप नहीं कर रहा था। बट कल के मूव के बाद ये लग रहा है एक बार कि ये 90
5 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे अगर हम ट्रेड करें तो 115 120 के टारगेट्स आ सकते हैं। और ये रैली ऐसी है कि ये सारे स्टॉक्स यही रैली में चलने चाहिए, अगर नहीं चले तो फिर वापस एक बार डाउन ट्रेंड में आ जाएंगे। तो ये जो मूव्स मार्केट में आ रहे हैं मिड कैप स्मॉल कैप्स में, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है ये स्टॉक्स में मोमेंटम आ जाना चाहिए अगले कुछ दिनों के लिए। बट मेरी यही सलाह रहेगी कि 95 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ चले और फिर अपसाइड के लिए थोड़ा गैप ओपन रखते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ और स्टॉक्स पे बात करना जरूरी है। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में एक बैंकिंग स्टॉक में कुछ दिन पहले 3-4 दिन पहले रिजल्ट के बाद बड़ी शॉर्टिंग हुई थी। इनफैक्ट पहले ही मतलब गिरना शुरू हो गया था। फर्स्ट आवर ऑफ ट्रेड में 5-6% गया, रिजल्ट आने के बाद थोड़ा रिकवर कर गया। मैं बात कर रहा हूँ फेडरल बैंक की। फेडरल बैंक के नंबर्स और कमेंट्री ने एक बार के लिए बाजार को सहमा दिया था कि कहीं पूरे बैंकिंग में इस तरह के सरप्राइजेस ना आए, मार्जिन प्रेशर वगैरह, लेकिन स्टॉक रिकवर किया। आज की खबर यह है कि फेडरल बैंक अपने एक सब्सिडी की आईपीओ लेके आना चाहता है, जो आशीषा ने अपने लिस्ट में आपको बताया था। फ्यूचर्स एंड ऑप्शन साइड में शॉर्ट पोजीशंस अभी भी इसमें खड़ी हैं क्या? अक्षय आप बताइए, क्या इस भाव से लेना चाहिए? क्योंकि अब मैनेजमेंट पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो बाजार में आ रहा है और इनफैक्ट उन्होंने ये भी शायद इंडिकेट किया कि QIP अगर बहुत ज़रूरत नहीं होगी तो नहीं भी करेंगे, लेकिन रिजल्ट के बाद एक बार के लिए बाजार ने इसको थोड़ा सा शॉर्ट किया था। तो फेडरल बैंक अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी गिरावट थी, जो एक बार शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को, जो मार्केट में होता एक बार हिला दिया था सबको। पर जो लास्ट 2 दिन की रिकवरी है उसमें थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है। अगर आप ब्रॉडर सेटअप देखें तो अभी तक कुछ डिस्टर्ब नहीं हुआ है। ओवरऑल एक बेसिंग आउट फॉर्मेशन देखने को मिला है 120-125 के स्तर से, जहां पे एक रिकवरी वाली रैली फेडरल बैंक ने दिखाई है। तो हमारा मानना है कि कोई डर वाली बात नहीं है। पॉजिटिव न्यूज का भी आपने जिक्र किया अजय जी, तो मेरा मानना है कि इमीडिएट जल्दी ही शॉर्ट टर्म में आपको 140 के स्तर देखने को मिल सकते हैं, जो एक बहुत ही पावरफुल रेजिस्टेंस पॉइंट है जुलाई मंथ के लिए। तो आप इसमें लॉन्ग पोजीशंस बना सकते हैं। अगर बाय है तो आप होल्ड कर सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस 120 के नीचे बनेगा, थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस है, पर आप बड़े टारगेट्स के लिए 140 एक इंटरमीडिएट स्टॉप ओवर रेजिस्टेंस है, जो एक ब्रेकआउट अपने को 15-20 दिन के अंदर देखने को मिलना चाहिए, जहां उसके बाद 160 तक टारगेट इसमें मुझे दिख रहे हैं। ओके ठीक है, ये फेडरल बैंक को लेकर रिकमेंडेशन है। आप पूजा के पास वापस चलते हैं, वो आपको एक्शन स्टॉक्स बताने वाली हैं। पूजा बताएं। जी, एक्शन 5 स्टॉक्स में सबसे पहले पतंजलि फूड्स पर नज़र डालिए। यहाँ पर GQG ने 6% हिस्सेदारी खरीद ली है OFS के जरिए 2400 करोड़ में। तो आज इस स्टॉक पर नज़र रखें। इसके अलावा टेक्समेको रेल बोर्ड की बैठक हुई थी, जिसमें कि 500 करोड़ जुटाने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी है। लैंडमार्क कार्स ये भी फोकस में रहेगा। जो ऑपरेशनल अपडेट आए हैं कंपनी की तरफ से, जहाँ पर नंबर्स कुछ कमज़ोर हैं। आय में 9% की गिरावट दर्ज हुई है और जो व्हीकल बिक्री है उसमें करीब 14% की गिरावट दर्ज हुई है। कुछ फंड एक्शन भी हुए हैं, उस पर भी नजर रखिए। पराग मिल्क फूड्स में 6 सेंस ने जो अपनी हिस्सेदारी थी वो 3.84% से बढ़ाकर 7.21% कर ली है। और वी-मार्ट रिटेल पर भी नजर रखिए। यहाँ पर अमानसा ने जो अपनी हिस्सेदारी थी वो 6.83% से बढ़ाकर 9% के पास कर दी है। ओके ठीक है, ये कुछ एक अलग अलग स्टॉक्स हैं जो हमने आपके सामने रखे। इस पे काफ़ी पे डिस्कशन हो चुका है और काफ़ी पे डिस्कशन अभी होना बाकी भी है। एक शेयर और है वी-मार्ट, जो बिल्कुल अभी आप लास्ट में पूजा की लिस्ट में देख पा रहे थे। सुदीप, ये आखिरी क्वेश्चन होगा आपसे, एक बार जरा चेक करेंगे वी-मार्ट आपको कितना ठीक लग रहा है ये? डिम्पी जी, मुझे लग रहा है कि वी-मार्ट में जो हिसाब से हम ये पूरे मार्केट में जो अप ट्रेंड है और सामने वी-मार्ट में एक तरफा डाउन ट्रेंड हम देख रहे हैं। और कल के दिन में भले एक हल्का सा एक उछाल आया है, स्टॉक पिछले कुछ दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है, पर मुझे लग रहा है जब तक ये स्टॉक में 2310 के ऊपर स्टॉक सस्टेन नहीं करता है, तब तक यहाँ पे एक कंफर्म रिवर्सल हम नहीं बोल सकते। तो मुझे लग रहा है स्टॉक को एक बार 2310 के ऊपर सस्टेन होने देना चाहिए एंड उसी के बाद ये स्टॉक एक मूव अपने 200 DMA जो कि 2500 के करीब है वहां तक कर सकता है। तो मैं यहाँ पे बॉटम फिशिंग नहीं करूंगा, यहाँ पे मैं 2300 को क्रॉस होके सस्टेन होने के लिए मैं राह देखूंगा। तब उसी के बाद मैं यहाँ पे बाइंग जोन के बारे में सोचूंगा एक बार। वी-मार्ट पर सुदीप का ये व्यू। सुदीप, एनी डिस्क्लोजर्स आपकी तरफ से? जो भी हम स्टॉक आज हमने ये शो पे डिस्कस किए, हम अपने क्लाइंट्स को हमने सजेस्ट किए होंगे। मेरी पर्सनल कोई पोजीशन नहीं है। सुदीप, बहुत शुक्रिया आज आपका समय देने के लिए।
लेकिन आगे बढ़ेंगे और अब जानेंगे कि एक और शेयर जो फोकस में रहने वाला है उसके बारे में शरद डिटेल्ड जानकारी लेकर जुड़ गए हैं। क्या खबर है शरद, बताइए। जी बिल्कुल, वालचंद नगर इंडस्ट्रीज जो है फोकस में रहने वाली, और यहाँ पे हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि एस इन्वेस्टर्स अजय उपाध्याय और नीलेश दोषी जो हैं अपनी स्टेक बढ़ा रहे हैं कंपनी में। और इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि कंपनी में एक डेट रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है। अब इसमें क्या होगा कि प्रमोटर्स जो है इन्फ्यूज़ करेंगे कैपिटल, और एक्सपेक्टेड है कि वो अपने पर्सनल एसेट से जो है कैपिटल इन्फ्यूज़ कर सकते हैं। कंपनी जो है एक डिफेंस प्ले है और रिसेंटली जो है बज़ में रही है क्योंकि चंद्रयान 3 का लॉन्च हुआ है। कंपनी ऑलरेडी मेंबर है इंडियन स्पेस एसोसिएशन में, और इसमें जो है एक अच्छी तेज़ी भी देखने मिली है। स्टॉक लगभग 80% ऊपर अपने मार्च के लो से। और अगर स्टॉक की डेट के बारे में बात करें तो ग्रॉस लेवल्स पे लगभग 300 करोड़ का डेट आ रहा है। लेकिन आगे जाते हुए अहम ट्रिगर्स क्या है स्टॉक के, ये मैं बता देता हूँ। हाल ही में कंपनी ने जो है अपने एसेट्स को राइट ऑफ की है और एक पोटेंशियल लैंड मोनेटाइजेशन डील हो सकती है महाराष्ट्र में। और इसके अलावा जो है NPCI जो नेशनल न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन होती है, यहाँ से ऑर्डर्स देखने मिल सकती है। और अगर स्पेस की ऑर्डर्स की बात करें तो उसकी विजिबिलिटी और बढ़ जा रही है क्योंकि इसरो से जो है सैटेलाइट लॉन्च सर्विसेज का जो है रिक्वेस्ट आ रहा है, तो इसके कारण जो है ऑर्डर्स में जो है अच्छी मूवमेंट देखने मिल सकती है। अच्छा, नगर इंडस्ट्रीज प्रमोटर्स एसेट बेचकर कंपनी में पूंजी डालेंगे। 91 रुपए के आसपास का भाव है। कल के सत्र में हमने देखा था कि 2% के आसपास की कमजोरी के साथ ये शेयर बंद हुआ था, लेकिन हाल फिलहाल एक दायरे में रहा है। रत्नेश, जरा इसको चेक कीजिए वालचंद नगर को। ये खबर भी है और चार्ट्स इसके क्या कह रहे हैं, किस तरह के मूव आ सकते हैं? वालचंद नगर अभी आप देखेंगे तो काफी ज्यादा कंसोलिडेशन में, हालांकि अभी इसमें किसी भी तरह का चार्ट पे कोई बुलिश साइन या कुछ रिवर्सल साइन नहीं है। मेरे ख्याल से शायद से ट्रेड टू ट्रेड की भी आइटम है। तो मुझे ऐसा लगता है अभी, हालांकि इसमें कुछ भी खास ज्यादा तेजी के संकेत तो नहीं है। कुछ न्यूज आती है तो एक 86 रुपीज का स्टॉप लॉस लगा ले। शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स कहीं तक भी 100 रुपए तक ले आते देख सकते हैं। तो बहुत ज्यादा रिवर्सल अभी इसमें चार्ट पर कहीं पे भी नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रैलिस इंडिया के चार्ट को लेके आई है। रैलिस इनफैक्ट विनोद, क्या मैं गलत होऊंगा अगर मैं ये कहूं कि पूरे एग्रीकेम स्पेस का सबसे बड़ा अंडर परफॉर्मर स्टॉक है? अगर इसका मैं 10 साल का चार्ट आपको दिखा सकूं तो आपको नजर आएगा कि इवन टाटा ग्रुप स्टॉक के समूह में ये स्टॉक चला ही नहीं है। कुछ ना कुछ इश्यू होता गया गाइडेंस देने के बाद, लेकिन अब इसमें साइंस आ रहे हैं। इनफैक्ट लास्ट क्वार्टर की अगर आपने कॉन कॉल सुनी हो तो ये देखिए, चला ही नहीं है, फ्लैट है। ये कितने साल का ग्राफ है? 10 साल का ग्राफ है। तो इसमें टाटा केमिकल ने ब्लॉक डील में अपना स्टेक बढ़ाया और कहीं ना कहीं ये सेंस आ रहा है पिछले क्वार्टर के कॉन कॉल ऑनवर्ड्स कि ये वापस से टर्न अराउंड अटेम्प्ट हो रहा है। आपने इसके चार्ट को या बिजनेस मॉडल को या वैल्यूएशन को देखा है? आप बेट करेंगे इस पे या एग्रोकेम में भी प्रेशर है, आप छोड़ देंगे? या डेफिनेटली अजय जी, आई मीन एग्रोकेमिकल ओवरऑल मैं अभी थोड़ा अवॉइड करूंगा क्योंकि ग्लोबल लेवल से क्लैरिटी उतनी बढ़िया निकल के नहीं आ रही है। और एट द सेम टाइम अगर मैं कंपनी का स्ट्रीट वैल्यूएशन को समझूं तो ये अभी लगभग 17 से 18 एक्स FY25 अर्निंग्स पे ट्रेड कर रहा है, जो मुझे लगता है कि टू एन एक्सटेंट ये फेयर वैल्यूएशन है कंपनी के लिए। और कंसिडरिंग जो जिस हिसाब के इनका रिटर्न्स रेशियो है, आई थिंक 14-15% रिटर्न्स रेशियो, तो आई एम सेटिस्फाइड विद दिस काइंड ऑफ वैल्यूएशन जो अभी इनको मिल रहा है। मुझे बहुत बड़ा कि वैल्यूएशन री रेटिंग अभी तो नहीं दिख रहा है इसमें। ओके, ठीक है, आपको री रेटिंग तो नहीं दिख रही है। हालांकि 2021 के बाद से चार्ट पूरी तरह से खराब हुआ। अगर आप इसको 10 साल के कंसोलिडेशन के हिसाब से देख रहे हैं तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि इसके और पीयर अगर आप देखेंगे उन्होंने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए। रैलिस ने उस तरह का रिटर्न नहीं दिया है। आगे बढ़ते हैं। एक ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट ऐसी होती है जिसको हम बिग एंड बोल्ड ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट कहते हैं। वमाक्षी हमारे साथ वही हाउस की रिपोर्ट लेके जुड़ चुके हैं। वमाक्षी, बताएं वो कौन सी कंपनी है? जी बिल्कुल, आज का बिग बोल्ड ब्रोकरेज है हैवेल्स के ऊपर। हम देख रहे हैं कि UBS की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और इनका कहना है कि स्ट्रक्चरल ग्रोथ कंपनी की अब वापस फोकस में आ चुकी है। $40 बिलियन की उन्हें अपॉर्चुनिटी नज़र आती है FY28 में, और इनफैक्ट 26% का अर्निंग्स कैगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर हम देखें तो पिछले 2 साल में जो कंसर्न्स थे वो अब खत्म हो चुके हैं, और वैल्यूएशन के लिहाज से कंज्यूमर इलेक्ट्रिक ये कैटेगरी को प्ले आउट करने के लिए ये काफ़ी अच्छा पिक नज़र आ रहा है UBS को। ओवरऑल उनका कहना है कि कंपनी की ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी आगे चलते सुधर सकती है। तो लार्जली इन सारे पॉजिटिव फैक्टर्स के चलते UBS ने अपनी रेटिंग को अपग्रेड किया है, न्यूट्रल की राय से खरीदारी की राय दी है, और अपना टारगेट प्राइस भी उन्होंने 1360 से बढ़ाकर 1900 प्रति शेयर पर कर दिया है।
हेवेल्स पर यूबीएस की ये वाकई बिग बोल्ड ब्रोकरेज व्यू है, क्योंकि 1300 वाले शेयर के लिए 1900 रुपए का लक्ष्य अब यूबीएस की तरफ से निकल के आया है और कैपिटल एलोकेशन को लेकर जो 2 साल से जो चिंताएं चल रही थी वो उनको खत्म होती दिख रही हैं और उसके चलते इन्होंने अपना भरोसा इस पर जताया है हेवेल्स। लेकिन ऐसे स्टॉक्स जहां पर हम देख रहे हैं कि बड़े निवेशक छोटे छोटे स्टेक्स ले रहे हैं, वहां पर बड़े बड़े मूव्स आ रहे हैं। कल भी हमने अतुल ऑटो को चलते हुए देखा, उससे पहले प्रेसिडेंट कैम्पशाफ्ट चला था। अतुल ऑटो में कल 10% के आसपास तेजी थी, जबकि सिर्फ कन्वर्जन है, पहले अनाउंसमेंट था। अच्छा, प्रेसिजन में 0.1% का स्टेक बढ़ाया था जी ने, लेकिन 25% चल गया। तो शेयर ऐसे भाग रहे हैं तूफानी रफ्तार से। न्यूलैंड लैब ऐसा ही शेयर है जो आज फोकस में रहेगा, क्योंकि इसमें मुकुल अग्रवाल ने अपना जो स्टेक है वो 0.17% बढ़ाकर 3.25% कर दिया है और केडिया सिक्योरिटीज ने स्टेक को बढ़ाया है 0.08% बढ़ाया है और अब ये स्टेक हो गया है 1.25%। हालांकि न्यूलैंड लैब्स 2 महीने से हम देख रहे हैं कि साइडवेज है, कंसोलिडेशन वाले फेज में है। थोड़ी बड़ी अवधि में अगर आप देखें तो शेयर चला जरूर है, लेकिन आप अक्षय बताइए, न्यूलैंड लैब में क्या आप कोई एक्शन आज देख रहे हैं तेजी की तरफ? तो न्यूलैंड लैब्स में जो पैटर्न फॉर्मेशन है, जैसे आपने बराबर पकड़ा है, इसको एक साइडवेज फॉर्मेशन है। स्टॉक में वॉल्यूम्स बहुत कम है तो पार्टिसिपेशन अभी म्यूटेड है इसमें। तो कोई बाय ट्रिगर के लिए अगर आप मिनिमम इंट्राडे के लिए देखें तो जो 4-5 दिन का कंसोलिडेशन है उसका हाई करीबन 3030 है। तो एक बार 3040 ब्रेक करे तो आप इंट्राडे या शॉर्ट टर्म के लिए बाय की तरफ आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसका स्टॉप लॉस रिसेंट स्विंग लो जो है 2845 उसके नीचे लगा के आप चल सकते हैं। अगर मोमेंटम पकड़ गया तो न्यू हाई देखने को मिल सकता है, जहां पे आपको 3250 तक ऊपर के टारगेट न्यूलैंड लैब में देखने को मिल सकते हैं। कुछ और स्टॉक्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कुछ आज ये हमारा राजा बैटरीज में एक ब्लॉक होना है, उसका चार्ट लेके आए डायरेक्टर साहब। बड़ा ब्लॉक है, एक बड़े 14% इक्विटी का ब्लॉक है। टॉप से ये स्टॉक 705 के लेवल से थोड़ा सा घटा है 40-45 रुपए। ब्लॉक यूजुअली इतने बड़े ब्लॉक थोड़ा डिस्काउंट पे होते हैं, मान लीजिए 10% तक का डिस्काउंट पकड़ लीजिए वर्स्ट केस में। क्या इस डिक्लाइन में कोई ऑफर अगर मिलता है, ये डिक्लाइन ब्लॉक के चलते, तो क्या हमारा राजा लेना चाहिए कुछ? अच्छा, बिल्कुल लेना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर ये ड्रॉप आता भी है तो भी अपना जो 50 डे मूविंग एवरेज है उसके ऊपर ही सस्टेन करता हुआ नजर आएगा। 640 के आसपास के लेवल्स हैं, तो एक्चुअली एक एंट्री पॉइंट बहुत अच्छा बन जाएगा। कंसोलिडेशन था, हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग बिल्कुल लाजमी थी और ब्लॉक के चलते देयर इज अ वेरी गुड पॉसिबिलिटी कि वो मिल भी जाएगा। तो फ्रेश बाइंग अगर आप करना चाहें तो बिल्कुल इस डिप में कर सकते हैं। 640 को अपना स्टॉप लॉस बना के चले। ऊपरी साइड पे जो कल की क्लोजिंग थी करीब 685 की जो लेवल्स हैं, ये आपके लिए एज अ फर्स्ट टारगेट एक्ट करेंगे। सेकंड टारगेट 710 का जो रीसेंट हाई था वो एक्ट करेगा। ओवरऑल सेटअप पॉजिटिव है। डिप में आपके लिए रेशियो जो है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पॉजिटिव हो जाएगा। कार खुलने में 1 मिनट रह गया। रत्नेश, 30 सेकेंड्स। रिलायंस इंडस्ट्रीज मैं लेके बैठा हूँ, 3 दिन से राइड कर रहा हूँ, क्या मुझे होल्ड करना चाहिए? लेवल्स, स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाऊं? आज भी प्री ओपन में रिलायंस के मार्फत बाजार रिकॉर्ड हाई की तरफ देख रहा है। बिल्कुल, रिलायंस को अगर किसने ले रखा है होल्ड करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है ये ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट की तरफ जाने को तैयार है। इसमें स्टॉप लॉस लगा ले 2750 रुपए को, इस तेजी को राइड करे एक बार 2850, फिर उसके बाद में 2900 रुपए तक का टारगेट बने। ओके, ठीक है। मार्केट की हो रही है इस समय तैयारी ओपन होने की और इस बार फिर से निफ्टी ने गिफ्ट निफ्टी को पिछाड़ा है, यानी कि जो आप सुबह हल्का फुल्का सा लाल निशान देख पा रहे थे, ऐसा कुछ नहीं है। बाजार के अंदर आज ओपनिंग का पहला टिकी हरे निशान का आ सकता है और इस बीच जो बढ़ने वाले शेयर्स हैं, जहां पर आज स्ट्रेंथ आपको शुरुआत में देखने को मिलेगी, उसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज का योगदान रहेगा। आज इस पे आप ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक, इन्फोसिस, विप्रो, ये कुछ एक वो शेयर्स हैं जो आधे से पौने 1% ऊपर खुलने की तैयारी कर रहे हैं। खैर 7 सेकंड बाद आपको मार्केट खुलता हुआ दिख ही जाएगा। एडवांस डिक्लाइन आज फिर से बेहतर रह सकता है, कम से कम 1000 का नंबर जरूर आएगा और आज जिनमें खबरें हैं वो अच्छा रिएक्शन देंगे। 1200 प्लस शेयर निकल के आए हैं जो कि एडवांसेस के अंदर दिख रहे हैं। 200 शेयरों के अंदर नुकसान है। कल का आंकड़ा भी आपको कुछ याद होगा, ऐसे ही था। याकिन मार्केट के अंदर जो इन डेप्थ बाइंग हो रही है या फिर ये कहें तो थोड़ी शॉर्ट कवरिंग हुई है कोई अच्छे शेयर्स के अंदर, वो बाजार में अभी भी दम काफी दिखा रही है। 71 पॉइंट ऊपर हैं। अब हम 19,780 पे आ गए। देखते ही देखते करीब 700-800 पॉइंट मार्केट ने और जोड़ लिए 19,000 के आने के बाद। अब आप सेंसेक्स भी अपने रिकॉर्ड स्तरों पर देख पा रहे हैं 271 पॉइंट की तेजी के साथ। इस बीच फटाफट से आ जाते हैं निफ्टी के टॉप गेनर्स पे। आज कहां से स्ट्रेंथ आ रही है और कहां से वीकनेस। इन्फोसिस ने थोड़े ठहराव के बाद आज फिर से चलना शुरू किया है। विप्रो ने आज फिर से चलना शुरू
कर दिया। रिलायंस इंडस्ट्रीज आज शुरुआत में हेल्प कर रहा है, इसका 28.56 का हाई है, 28.20 के आसपास ये आ चुका है और 20 तारीख का इसका जियो फाइनेंशियल्स का भी डीमर्ज होगा, इसके अंदर थोड़ा ध्यान रखिएगा। उस पॉइंट ऑफ व्यू से शायद ये अपने ऑल टाइम हाई की तरफ भी पहुंच जाए। HDFC बैंक आज फिर से 1% ऊपर है, इसकी वेटेज है इसलिए बैंक निफ्टी भी आपको ऊपर दिखेगा। बजाज ऑटो, इसके अलावा SBI और साथ ही साथ BPCL, ये कुछ एक और शेयर्स हैं जहाँ पे आधे % से ज़्यादा की आपको मजबूती देखने को मिल रही है। कुल मिला के आज का बड़ा हिस्सा जो शुरुआत में दिख रहा है वो दिख रहा है IT, रिलायंस, HDFC बैंक और कुछ और बैंक जैसे कि ICICI, जैसे कि SBI। तो आज बैंकिंग, IT और रिलायंस का कॉम्बो देखने को मिल रहा है और साथ ही साथ उसमें HDFC को भी जोड़ सकते हैं। जहां पे वीकनेस है वो है टाइटन, 2% नीचे। डॉक्टर रेड्डीज फिर से 5200 के नीचे आ गया, ये आप हीट मैप के जरिए भी देख पा रहे होंगे, आपको दिख रहा होगा। ब्रिटानिया, सिप्ला, ये कुछ एक और शेयर्स हैं जो आज आपको लाल निशान में दिख रहे हैं, लेकिन ऊपर अगर आप देखेंगे तो बजाज फिनसर्व, BPCL, एशियन पेंट्स जैसे शेयर्स आपको आधा % ऊपर दिख रहे हैं। मैं जरा नेक्स्ट 50 को और जल्दी से चेक कर लेता हूं और उसके बाद फिर अभिषेक आपको बता देंगे कि छोटे मझोले शेयर्स के अंदर इस समय की पोजीशनिंग क्या बन रही है। हेवल्स, जिसको लेकर हमने एक आपको ब्रोकर हाउसेस की रिपोर्ट बताई, वो आज 2.5% ऊपर है। बर्जर पेंट 1%, इसके अलावा टोरेंट फार्मा करीब ½ % ऊपर है और जनरल इंश्योरेंस भी करीब ½% ऊपर है। आज जो शेयर कमजोर है एवेन्यू सुपरमार्ट, कल भी कमजोर था, ये ½ नीचे। मुथूट नीचे है। पिरामिल एंटरप्राइजेस के अंदर हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग है, कुछ ज़्यादा नुकसान तो नहीं देखने को मिल रहा है। कुल मिला के मार्केट की ब्रेड ठीक है। 1400 शेयर अभी आपको बढ़ते में दिख रहे होंगे, इसलिए 85 अंकों के बढ़त है। अब हम 19,800 पे आ चुके हैं करीब करीब। अब अपनी स्क्रीन पर 801 का लेवल भी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अभिषेक, छोटे मझोले शेयर्स कहा। बिल्कुल 19,800 का भी शिखर बाजार ने हासिल कर लिया और यहां से 20,000 निफ्टी के नए पिन कोड की जिसकी बात कर रहे हैं सिर्फ 1% के आसपास की दूरी पर रह गया। और अच्छी चीज ये है कि आज बैंकिंग स्टॉक से बहुत ही बढ़िया पार्टिसिपेशन आज भी कंटिन्यू हो रहा है। निफ्टी बैंक में करीब करीब 325 अंकों के आसपास की तेजी है। लेकिन अगर हम मिड कैप स्पेस की बात करें तो हैवेल्स तो हाईलाइट किया क्योंकि अच्छी ब्रोकरेज रिपोर्ट है, यूबीएस की तरफ से 1900 रुपए तक के टारगेट्स हैं हैवेल्स में। लेकिन डेल्टा कॉर्प आज थोड़ी सी चलने की कोशिश कर रहा है, 2% के आसपास की तेजी यहां पर है। डायग्नोस्टिक की बात करें तो डॉक्टर लाल पैथ लैब में 1% की तेजी है। मदरसन सुमी 1.25% की तेजी वहां पर भी है। लेकिन बड़ी जो तेजी है वो है शीला फोम में, क्योंकि अपने कॉम्पिटिटर करलॉन को इन्होंने खरीद लिया है और ये डील की खबर इटिनो स्वदेश ने आपको बहुत पहले बता दी थी। आज मतलब उस पर मुहर भी लग गई और 10% की तेजी यहां पर है। इसके अलावा GTPL हैथवे 10% की तेजी यहां पर है। रैलिस, जिसकी हम इंतजार कर रहे थे कि शेयर कब चलेगा, आज ये चल रहा है, आज इसका दिन है। 5% के आसपास की तेजी इस शेयर में है। GTND के शेयर में हम देख रहे हैं कि 5% के आसपास के मूव है। ऑनवर्ड टेक का शेयर लगातार चल रहा है, छोटी साइज की, हालांकि IT स्पेस से जुड़ी हुई कंपनी है ये, लेकिन मूव्स इसमें बड़े बड़े आ रहे हैं और आज भी इसमें 4% के आसपास की तेजी है। कल भी ये शेयर हमने चलते हुए देखा था, 600 रुपए के ऊपर निकल गया। 400 रुपए से 600 रुपए की जर्नी बहुत तेजी से इस शेयर ने तय की है। और मिड कैप में अगर हम कुछ और स्टॉक्स की बात करें तो अतुल ऑटो, जिसमें कि विजय केडिया ने अपने वारंट्स का कन्वर्जन किया है, कल हमने शेयर में देखा था कि 10% के आसपास के मूव्स थी, आज भी करीब करीब 4% ये शेयर चलता हुआ हमें दिख रहा है। इसके अलावा मैट्रिमोनी.com, वहां पर 3% के आसपास की तेजी है। अगर हम कुछ गिरने वाले शेयरों की बात करें तो आज बहुत बड़े डिस्रप्शन आपको नहीं दिखेंगे क्योंकि बाजार ही आज तेजी का है। RBL बैंक, क्योंकि ये बहुत तेजी से कल शेयर चल रहा था, हमने 6-7% के मूव्स देखे थे, आज थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग यहां पर है, 1.25% शेयर ये नीचे है। IT स्टॉक्स में आप L&T टेक को फोर्ज को देखिए, 1-1.5% के आसपास की कमजोरी आपको यहां पर होते हुए दिखेगी। और LTI माइंट्री, जिसके के नतीजे कमजोर साइड पर है, आज जितनी हम उम्मीद करके चल रहे थे उससे काफी ज्यादा कमाई है और मार्जिन के आंकड़े भी थोड़े सपाट रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि IT स्टॉक्स में जो बड़ी तेजी का दौर था वो कहीं न कहीं थमता हुआ दिख रहा है। हालांकि इन्फोसिस, जिसने कि अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स के साथ $2 बिलियन की डील की है, आज भी वहां पर 1.5% के आसपास की तेजी है और ये निफ्टी का टॉप गेनर बना हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जल्दी से एक राउंड ओपनिंग ट्रेड्स के अपने सारे पैनलिस्ट से जुड़ लेते हैं। किरण, आपके साथ स्टार्ट करूंगा। पहला ओपनिंग ट्रेड आपको क्या नजर आ रहा है? सो ओवरऑल जिस तरह से मार्केट ओपन हुआ है, एक गैप अप के साथ ओपन हुआ है। ब्रॉडर मार्केट भी हम देखें तो कहीं ना कहीं काफी बुलिशनेस साउंड कर रहा है। सो जो NBFC काउंटर है वहां पर मुझे बजाज फाइनेंस एंड बजाज फिनसर्व के ऊपर बात करनी है। मेजरली बजाज फाइनेंस जो है
वो कहीं ना कहीं एक जो प्रॉफिट बुकिंग है उसमें से अब निकलने की कोशिश कर रहा है। 3-4 दिन से हम देख रहे हैं मल्टीपल डोजीज कैंडलस्टिक्स पैटर्न बन रही है, 20 दिन की मूविंग एवरेज का सपोर्ट है, साथ ही साथ पिछला जो इसका रेजिस्टेंस था उसका भी सपोर्ट है। तो कहीं ना कहीं 7500 एक अच्छा सपोर्ट के आसपास कल हमने एक रिबाउंड भी देखा था। तो अगर इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू हम बात करें तो 7500 होल्ड रखता है तो देयर आर वेरी गुड चांसेस कि बजाज फाइनेंस में एक अच्छा खासा अपस्विंग आ सकता है जिसमें 7700 तक जाने की भी गुंजाइश है। तो बजाज फाइनेंस हमारा प्रेफर्ड कॉल रहेगा ओपनिंग ट्रेड्स देखते हुए। स्टॉप लॉस जो हमें मेंटेन करना है वो 7450 का मेंटेन करना है और बजाज फाइनेंस करंट मार्केट प्राइस से लॉन्ग कर सकते हैं। फाइनेंस ओपनिंग ट्रेड किरण की तरफ से। अक्षय, आपका ओपनिंग ट्रेड क्या होगा? जिस तरह से हैवेल्स ने आज मोमेंटम पकड़ा है स्टार्टिंग हाफ एन आवर, इसके साथ आपने न्यूज भी ब्रेक करा है कि कोई ब्रोकरेज रिपोर्ट का इसमें बाय कॉल है। तो ये जो ब्रेकआउट है आज इंट्राडे में अपने को 13-30 के रेजिस्टेंस पार करते हुए दिख रहा है हैवेल्स। तो इंट्राडे डे ट्रेडिंग में 1375 से 1390 तक ऊपर में इसके टारगेट बन सकते हैं। तो डे लो का स्टॉप लॉस बना के आज हैवेल्स में आप बाय करने की हमारी राय रहेगी। मोमेंटम है, जहां मोमेंटम है वो फ्लो के साथ रहना जरूरी है डे ट्रेडिंग में, तो आप हैवेल्स बाय करके चल सकते हैं। आपका ओपनिंग ट्रेड क्या रहेगा? ओके, कुश से बात करते हैं। कुश, आप बताइए। हमारा राजा बाय द वे हो गया है ब्लॉक को, आप अभी भी कायम है अपने कॉल पे, गिरावट पे लेना चाहिए? चलिए देखिए, जो लेवल्स हमने डिस्कस किए थे अभी भी कंफर्टेबली उनके ऊपर है और जिस तरीके का ओवरऑल स्ट्रक्चर था बिफोर दिस डिप वो अभी भी बरकरार है। तो मेरे हिसाब से 640 के स्टॉप लॉस के साथ आप बिल्कुल इसमें फ्रेश एंट्री ले सकते हैं। और जो रीसेंट हाइज हमने बताए थे 685 और 710 के, ये बिल्कुल यहाँ पे आपको प्ले आउट होते हुए दिखेंगे। तो नथिंग टू सजेस्ट दैट द स्ट्रक्चर हैज चेंज्ड। हम जानते हैं जो डिप आई है ये ऑफ कोर्स ब्लॉक के चलते आई है। और जहां तक आज के कॉल की बात है, एक स्टॉक जो हमें यहाँ पे अच्छा लग रहा है वो है डिलीवरी। स्टॉक एक अच्छे खासे अप ट्रेंड में चल रहा है। कल हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग इसमें देखने मिली थी फ्रॉम द टॉप, बट आज फिर से 0.5% ऊपर है। यहाँ पे आप एक फ्रेश बाइंग इनिशिएट करें तो 408 यानी जो कल का लो था उसको अपना स्टॉप लॉस बना के चले। पहला टारगेट जो है आपके लिए रहेगा 419 का, दूसरा टारगेट है 425 का। इन दो लेवल्स के लिए डिलीवरी आप आज के लिए भी, इंट्राडे के लिए भी बाय कर सकते हैं। डिलीवरी पे बाय, बहुत इंटरेस्टिंग, बड़ा डिफरेंशिएटेड व्यू दिया है कुछ आपने। इसके बारे में बात इधर बहुत ज्यादा हो नहीं रही है। रत्नेश, आपका ओपनिंग ट्रेड क्या रहेगा? मेरा थोड़ा सा मिड कैप में से रहेगा। कोचिन शिपयार्ड में मुझे काफी एक अच्छी एक्टिविटी देखने, कल के सत्र में देखनी, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग बाद में आई थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी अपने ऑल टाइम हाई को निकालेगा। तो यहाँ पे 650 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए आज, नहीं तो कल इसमें 700 रुपए के टारगेट हमको देखने को मिल जाएंगे। आज आप देखेंगे ना बैंक निफ्टी के अंदर आपको परसेंटेज में ज़्यादा फिर से एक्शन देखने को मिल रहा है। सुबह भी हम यही बात कर रहे थे कि बैंक निफ्टी अब आपको लीड करेगा नए लेवल से। अब आप निफ्टी और बैंक निफ्टी का परसेंटेज भी लगाएंगे ना तो आपको कम से कम 2 गुना है निफ्टी बैंक। और इसकी बड़ी वजह दोनों मेजर कंपोनेंट हैं। फर्स्ट इज़ ICICI, सेकंड इज़ HDFC। तो इन दोनों ने आपको फिर से नए रिकॉर्ड लेवल पे ले आया। देखिए आप निफ्टी का परसेंटेज है 0.840 और उसका परसेंटेज है 0.84 और ICICI बैंक और HDFC दोनों आपको अच्छे से तेज रख रहे हैं। और आज शायद ही हमारा ऐसा कोई मेहमान होगा जिसने बैंकिंग काउंटर्स आपको ना दिया हो। लेकिन क्या इस बीच इन दोनों पे और ट्रस्ट कर सकते हैं खुलने के बाद भी? एक बार किरण, आपकी रिकमेंडेशन। HDFC और ICICI बैंक दोनों के पास 1-1% का गेन आ चुका है, क्या अभी भी सौदे प्लस किए जा सकते हैं? यस, सो ICICI बैंक में मैं एक अपडेट भी देना चाहूंगा। तो कल हमने जो आफ्टर मार्केट शो होता है वहां पे हमने ICICI बैंक हमारा प्रेफर्ड पिक था, हमने 960 के आसपास कहीं ना कहीं बाय कॉल दिया था। 980 के आसपास ट्रेड कर रहा है और जो हमारा टारगेट था वो 995 का था। तो यस, डेफिनेटली इसमें तेजी कंटिन्यू रह सकती है। सो ICICI बैंक कोई भी टिप आता है या करंट मार्केट प्राइस से हमें लॉन्ग करना है तो डेफिनेटली हम कर सकते हैं 960 के स्टॉप लॉस के साथ। अब वहाँ पे ICICI बैंक की HDFC बैंक की अगर हम बात करें तो HDFC बैंक में भी जिस तरह से स्टॉक ने 100 डेज 50 डेज मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके कल एक जो रिबाउंड दिखाया था, कहीं ना कहीं वो इंडिकेट कर रहा था, वॉल्यूम के साथ आया था। उसका जो वॉल्यूम भी हुआ था वो एवरेज 20 डेज वॉल्यूम के ऊपर हो रहा था। सो क्लियर कट वहाँ पे एक रेंज ब्रेकआउट हमें देखने को मिला था। अब ऑलरेडी एक गैप अप हो चुका है तो मेरे हिसाब से थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिए। अगर 10 बजे तक 1700 के ऊपर स्टॉक सस्टेन हो जाता है तो मेरे हिसाब से HDFC में और भी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। तो थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिए। 10 बजे तक अगर 1700 के ऊपर है तो आप लॉन्ग करके जा सकते हैं। ऊपर में 1730 1740 इंट्राडे तक डेफिनेटली ये मूव दिखा सकता है। तो मेरे हिसाब से दोनों बैंकिंग में बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी हमें यूज करनी चाहिए। ओके, ठीक है।
एक और शेयर है, शुरुआत में काफ़ी इंटरेस्टिंगली ऊपर दिख रहा था, वो था यूनाइटेड स्पिरिट्स का शेयर। एक बार अक्षय आप उस शेयर को चेक करेंगे। यूनाइटेड स्पिरिट्स कैश में लें, फ्यूचर्स में लें, ऑप्शंस में लें, तीनों रूट खाली हैं। आप एक बार ज़रा देखिए, आज ये खुला ठीक, लेकिन उसके बाद कमज़ोर हो रहा है। कुछ ट्रेड बन रहा है, छोड़ दें इसको, पहले पक्का हो जाए 1000 के ऊपर आ ही जाए। अगर मैं फर्स्ट ऑफ ऑल चार्ट्स पे देखूं तो काफी ओवर स्ट्रेच्ड है, तो इसका पैटर्न जो है डे ट्रेडिंग आप कर रहे हैं तो एक वेट फॉर डिप्स वाला अप्रोच रहेगा। तो जो डिप है 955 से 960, दैट इज अ वेरी गुड लेवल टू री एंटर द ट्रेड। तो करंट लेवल पे आप पार्टिसिपेट न करें बाइंग पे, थोड़ा सा एक डिप के लिए वेट करना जरूरी है। 955 से 960 का शायद आज ना मिले, आपको कल मिल सकता है, वहां पे आप बाय करके चलना यूनाइटेड स्पिरिट्स। ब्रॉडर पैटर्न में कोई दिक्कत नहीं है, इट इज जस्ट अबाउट टाइमिंग द स्टॉक। वहां पे आप बाय करेंगे तो आपका स्टॉप लॉस 940 का बनेगा और आपका टारगेट करीबन 1020 तक ऊपर की स्तर में बन सकता है। ठीक है, यूनाइटेड स्पिरिट्स के लिए 1020 रुपए का लक्ष्य अक्षय की तरफ से। एंजल वन आज हम देख रहे हैं कि 3-3.5% के आसपास की कमजोरी है और एनएससी ने जो इन पर फाइन लगाया है, नए सब ब्रोकर जोड़ने पर जो रोक लगाई है, उसके चलते थोड़ी सी नेगेटिविटी शेयर में आगे एक्सटेंड हो रही है। 3.5% कमजोर है। रत्नेश, क्या आप शेयर को और गिरता हुआ देख रहे हैं इसको? हाँ, एंजल वन में डेफिनेटली थोड़ा सा ब्रेकडाउन तो जरूर हमको दिख रहा है, पर मुझे ऐसा लगता है कि इसको कहीं ना कहीं 1500 से 1480 के आसपास में एक सपोर्ट है। अगर वहां पे मिल जाता तो फिर वहां पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा। अगर किसी को लॉन्ग पोजीशन फ्रेश बनानी है तो एक थोड़ा सा वेट करे 1480 के आसपास में, वहां पे बनाए, वहां से स्टॉप लॉस थोड़ा सा फेवर का मिलेगा 1450 रुपए का। तो एक 1480 के आसपास में लॉन्ग पोजीशन वहां पे फ्रेश बनाए। ठीक है, 1480 के आसपास इसको खरीदने का मौका होगा। लेकिन डायग्नोस्टिक की हम चर्चा कर रहे थे और अक्षय, डॉक्टर लाल पैथ लैब में हम देख रहे हैं कि करीब करीब 3% के आसपास की तेजी है और थोड़ी थोड़ी बाइंग आ रही है ये डायग्नोस्टिक वाले स्पेस में, थोड़े रुक रुक के ही सही। 24 रुपए के आसपास के भाव हैं। डॉक्टर लाल पैथ लैब को आप अभी खरीदने की सलाह देंगे? जी बिल्कुल, अगर इसका प्राइस पैटर्न देखा जाए तो काफी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम एक्शन पिकअप हुआ है ये स्टॉक में 2021 के स्तर पे काफी ट्रेडिंग सेशंस के बाद आज हम 2400 पे है और जो ट्रेंड है, जो हायर टॉप और हायर बॉटम की, वो इंटैक्ट है। और इसका जो ट्रेंड है वो हमें पैटर्न का टारगेट बन रहा है करीबन 2670 का ऊपर की स्तर में। तो बिल्कुल आप इसमें बाय पोजीशंस बना के चले। अब रिसेंट स्विंग लो जो है, जो करीबन 2320 है, उसके नीचे आप स्टॉप लॉस बना के चले। डेरिवेटिव्स में भी पोजीशनिंग बहुत स्ट्रांग है, तो recommended to buy at current market with a target near 2600। कैपिटल गुड्स और पीएसयू कैपिटल गुड्स में एक स्टॉक है जो अगेन चला नहीं है बहुत ज़्यादा, लेकिन अर्ली साइंस दिखा रहा है कि शायद उसमें काम हो रहा है, और वो है इंजीनियर्स इंडिया, EIL। जी हाँ, हमारे पैनलिस्ट ने भी सुबह इंजीनियर्स इंडिया एक बार आपको दिखाया था, 2% ऊपर है। इसका थोड़ा लंबी अवधि का चार्ट देखेंगे, आपको दिखाई देगा बॉटम आउट होके घूमने की कोशिश कर रहा है, पार्टिसिपेट नहीं किया बहुत ज़्यादा ये। कुछ क्या इंजीनियर्स इंडिया का वक्त आ गया, 130 रुपये का भाव है। इंसिडेंटली अजय, ये आज सुबह का मेरा ही कॉल था एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट। यहाँ पे देखिए टर्न अराउंड स्टोरी तो हमें काफी समय से ही नजर आ रही है। अगर आप देखें तो बहुत लंबे कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट दिया था बैक समवेयर इन लेट अप्रैल अर्ली मई में अप ट्रेंड जिसका शुरू हुआ था। अब वहां से जो ये मूवमेंट शुरू हुआ है, कहीं पे भी इसमें पॉज नहीं लगा है। एट बेस्ट द स्टॉक हैज टेस्टेड इट्स 20-डे मूविंग एवरेज ब्रीफली और वहां से अप ट्रेंड रिज्यूम किया है। मोमेंटम इंडिकेटर पे भी सेटअप इसका काफी स्ट्रांग है। तो सुबह हमने 131 और 134 के दो टारगेट्स के लिए दिया था। 131 तो बिल्कुल हिट हुआ है। किसी ने लिया हो तो डेफिनेटली यहाँ पे आप 134 के टारगेट्स के लिए इसमें बने रहें। जिस तरीके का मोमेंटम है और भी ऊपर जा सकता है, बट ट्रेडिंग के लिहाज से 134 इज द नेक्स्ट लेवल दैट वन शुड वॉच आउट फॉर, और ये बहुत नियर टर्म ट्रेडिंग के लिए है। अब अपना स्टॉप लॉस जो है आप इसको अप करके 128 के करीब ला सकते हैं। ओवरऑल सेटअप पॉजिटिव है। यहाँ पे डोंट बी सरप्राइज कि अगर आप पोजिशनली इसको कुछ महीनों के लिए होल्ड करें तो 145 तक के भी लेवल्स आपको इसमें देखने मिल सकते हैं। राइट, इंजीनियर्स इंडिया पे आप जरूर से अपनी नजर बना के रखें, यहाँ पे बढ़िया काम हो जाएगा। अभी ओनरशिप बहुत कम है स्टॉक की। रिजल्ट्स के पहले एक्सिस बैंक फ्लैट है, माइल्ड नेगेटिव। कल थोड़ा स्पार्क दिखाया था इसने लास्ट आवर ऑफ ट्रेड में। लेके आइए डॉक्टर साहब, क्या इस समय रत्नेश आप ही बता दें, एक्सिस बैंक में 975, इसमें आईसीआईसीआई और एक्सिस भी अब देखा देखी HDFC के एक्टिव होना शुरू हो गए। जैसे मैंने प्री मार्केट में बताया, कल का जो लास्ट आवर मूव था ना बैंक निफ्टी का,
हालांकि बड़ी वेटेज तो उसी की है और इसकी वजह से आया, लेकिन ये भी पीछे पीछे डेज हाई की तरफ बंद हुए थे। एक्सिस 975 पे बाय है। बिल्कुल, एक्सिस बैंक में कंटिन्यू हायर हाई फॉर्मेशन बना हुआ है, इसमें कोई किसी तरह की वीकनेस नहीं है। कल जो मूव आया है काफी अच्छे सपोर्ट लेवल से आया है, आज जो ब्रेकआउट दे रहा है काफी अच्छा एक ब्रेकआउट भी दे रहा है। 70 रुपए का उसने ब्रेकआउट दे चुका है, यहाँ पे जरूर बाय करना चाहिए मेरे हिसाब से। 990 के टारगेट बनेंगे और स्टॉप लॉस भी बनेगा जो पास का बनेगा 967 का। खुश एक शेयर आप चेक करना, वो है LT फूड्स, दावत के नाम से मिलेगा, इसका कोड दावत है। LT फूड्स लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा। ये शेयर आज काफ़ी अच्छे से मूवमेंट दिखा रहा है। कल शरद ने क्लोजिंग में ये शेयर आपको वापस से बताया था, ये बताते हुए कि हो सकता है चावल के कुछ एक दाम मार्केट्स में बढ़ जाएं। असल में हरियाणा और पंजाब के अंदर जहाँ पे बुआई होती है चावल की इस समय सीज़न के अंदर, वहाँ पे बाढ़ आई हुई है, काफ़ी सारी जगहों पर पानी भरा हो, तो सोइंग हो ही नहीं रही है। पाकिस्तान जो हमारा कॉम्पिटिटर है वहाँ पे भी सोइंग की थोड़ी दिक्कत है, तो इंटरनेशनली हो सकता है और डोमेस्टिकली हो सकता है इनके दाम बढ़ जाएं। LT फूड्स एक ब्रेकआउट कैंडिडेट भी है, जरा चेक कीजिए, जिनके पास पोजीशंस हैं वो होल्ड करके रखे ना, बड़े मुनाफे की तरफ ये जा रहा है शेयर। एब्सोल्युटली डिम्पी, देखिए एक ब्रेकआउट की अगर बात करें तो कल का जो एक मूव था वो बहुत ही क्लियर एक ब्रेकआउट है। 136 से लेके 137 का जो जोन था, 135 रादर, यहाँ पे ऑलरेडी ये कंजेशन जोन था। कल इसके ऊपर हमने वॉल्यूम बैक्ड मूव आते हुए देखा है। इनफैक्ट इसके जो मोमेंटम इंडिकेटर्स हैं उस पे भी हम ब्रेकआउट आते हुए देख रहे हैं और उसी के चलते आप इस पे आज भी फॉलो अप देख रहे हो। सो आई वोंट बी सरप्राइज्ड कि यहाँ पे एक अच्छा खासा जो मूव है ये कंटिन्यू रहे। 150 से लेके 157 के जो दो लेवल्स हैं, ये जो लेवल्स हैं इनको ये स्टॉक टेस्ट कर सकता है। एंड हो सकता है कि इट मे नॉट बी टू फार, बहुत ज्यादा वेट ना करना पड़े आपको, बिकॉज इसमें मूव्स जो आती हैं ये सडन शार्प आती हैं और फॉलो थ्रू भी अच्छा देखने मिलता है। तो यहाँ पे आप 150 157 के टारगेट्स जो हैं इनके लिए इसमें एक लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। यहाँ पे अगर आप एक स्टॉप लॉस लेके चलना चाहें तो वही 136 और 135 के जो लेवल्स हैं इनको अपना स्टॉप लॉस बना के चलें, जहां पे कंजेशन जोन था, जो रेजिस्टेंस था अब सपोर्ट के तौर पे एक्ट करेगा। ओके ठीक है। एक शेयर मेरे को आपसे और पता करना है, जरा आप सन टीवी चेक कर लेंगे। सन टीवी के अंदर कोई ट्रेड है क्या? ये टिपिकली जैसे जैसे एक्सपायरी पास आएगी ना ये शेयर एक्टिव हो जाएगा। ये एक्सपायरी का शेयर है सन टीवी। मीडिया क्षेत्र में अगर मैं देखूं तो लार्जली आपको 2 या 3 ही शेयर्स ऐसे हैं जो एफएनओ में मिलेंगे, विच इज PVR, जी एंड सन टीवी। तो अक्सर आप जैसे कह रहे हैं कि एक्सपायरी के पास में आपको इसमें हरकत जो है बहुत ज्यादा बढ़ती हुई दिखती है। अभी फिलहाल एक्सपायरी के काफी पहले ही वो मूवमेंट शुरू हो चुका है। सो 490 का एक इसमें रेजिस्टेंस जोन था जो पिछले 2 दिनों से स्टॉक ने क्रॉस किया है, उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। अब टिपिकली 500 के जो लेवल्स होते हैं राउंड फिगर, इनके आसपास आपको प्रेशर देखने मिलता है, बट स्टॉक उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। सो यहाँ पे एक अच्छा खासा अपमूव जो है ये कंटिन्यू रह सकता है। 518 और 530 के जो लेवल्स हैं ये 2 लेवल्स हैं जो इस स्टॉक में आपको आने वाले कुछ दिनों में दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस जो है इसको 495 के करीब लेके चलें तो ओवरऑल सेटअप पॉजिटिव है, वॉल्यूम बैक्ड अपमूव है और एक शार्प अपमूव के बाद भी अभी भी अपनी ओवरहीटिंग टेरिटरी से काफी दूर है। ठीक है, सन टीवी को आप खरीद सकते हैं। रत्नेश जरा आप कोफोर्स को चेक कीजिए, क्योंकि इस शेयर को हमने 3,500 के स्तर से 5,000 रुपए के स्तर को पार करते हुए देखा। ऊपरी स्तरों से चूंकि आईटी में हम देख रहे हैं कि थोड़ी थोड़ी मुनाफा वसूली के संकेत मिलने लगे हैं, ये शेयर भी नीचे है। कोफोर्स आपको यहां से भी शॉर्ट का मौका दिख रहा है या फिर थोड़ा नीचे आने पर इसको खरीदने के बारे में सोचना चाहिए? कोफोर्स देखे तो कंटिन्यू एक अच्छा फॉर्मेशन बना दिया है। मेरे को ऐसा लगता है कहीं ना कहीं इसमें बॉटम फॉर्मेशन में बन चुका है। यहाँ पे कहीं ना कहीं बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखना चाहिए। आज किसी रीजन से आईटी में थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल रहा है, पर मुझे ऐसा लगता है अगर इसको कहीं पे भी 4800 और 4780 यहाँ पे कहीं मिलता है लेवल तो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। वहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा 4700 का और ऊपर में टारगेट इसमें वापस 5,000 रुपए तक के पोजिशनली बन सकते हैं। थोड़ा सा बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी पे रहेगा इंस्टीट्यूट की शॉर्टिंग के लिए। ठीक है, गिरावट पर इसको खरीदना है 5,000 रुपए के लक्ष्य के लिए। आप याद रखिए इसी लेवल के बाद ये स्टॉक थोड़ा सा नीचे आया है अपना 52 वीक हाई बनाने के बाद। लेकिन हम देख रहे हैं कि डायग्नोस्टिक वाले शेयरों में एक्शन है। थायरोकेयर में भी करीब करीब 7% के आसपास की तेज़ी हो गई है। कुछ अगर हम मेडिकल डिवाइसेस वाले स्टॉक्स की बात करें तो पॉली मेडिक्योर वहाँ पर 6% के आसपास की तेज़ी है। थायरोकेयर, इस पर जरा अक्षा व्यू दीजिए, आज के मूव के बाद इसमें क्या करना चाहिए?
थायरोकेयर में आज एक ब्रेकआउट जैसा सिनारियो है, बहुत सिग्निफिकेंट ओपनिंग देखने को मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है मोमेंटम है ये स्टॉक में। तो ये आपको ऊपर के स्तर में 640 ये मीडियम टर्म या 10 से 15 दिन की होल्डिंग के हिसाब से ये टारगेट आपके बन सकते हैं। जहां पे ब्रेकआउट हुआ है वो सपोर्ट है 555 का, तो उसके नीचे आपका स्टॉप लॉस बनेगा। ट्रेंड पॉजिटिव है, सेटअप पॉजिटिव है, तो आप इसमें बाय का पोजीशन बना के चल सकते हैं। थायरोकेयर में ये बताना ज़रूरी है कि अभी वेलुमनी जी करीब कुछ 1 महीना पहले आए थे हमारे चैनल पे, जब निकुंज से बात करते हुए नजर आए थे स्टूडियो में, तब उन्होंने एक खास डिस्क्लेमर दिया था कि वो स्टॉक ओपन मार्केट से खरीद रहे हैं। डायरेक्टर साहब कृपया करके अगर आप 6 महीने का ग्राफ ला सकें थायरोकेयर का, तो आपको मैं बता सकता हूँ कि किस तरह मूव किया है वो बॉटम से। उन्होंने कहा कि भाई ये कंपनी जैसे चल रही है मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, फार्मेसी के बाद जो हुआ फार्मेसी लेकिन स्टॉक अंडर वैल्यूड है और मैं खरीद रहा हूँ उससे मार्केट से, ये बात उन्होंने डिस्क्लेमर दिया था। देखिए स्टॉक धीरे धीरे शेयर देखिए 420 वाला 600 का वी शेप एक तरह से रिकवरी, ये बताना जरूरी है, ये हाईलाइट करना बहुत जरूरी था। कुछ और स्टॉक्स की तरफ जाते हैं। मिड कैप स्मॉल कैप एंड ऑफ द मार्केट में देखिए आप, बाजार का बहुत ही पसंदीदा स्टॉक है वैभव ग्लोबल। कल भी तेज था, आज करीब 8% का अपमूव और मिड कैप इंडेक्स भी मजबूत। वैभव ग्लोबल, रत्नेश जरा चार्ट पर चेक करके बताएं। वैभव ग्लोबल आज गैप अप ओपनिंग दिया, हालांकि कंटिन्यू लोअर लो फॉर्मेशन में अंडर परफॉर्म कर रहा है। मार्केट में काफी लंबा कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। वॉल्यूम एक्टिविटी जरूर 2 दिन से हमको देखने को मिले, तो टेक्निकल बाउंस के लिए जरूर इसमें एक प्ले करा जा सकता है। यहाँ पे 347 का मैं स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा किसी को टेक्निकल बाउंस के लिए प्ले करना, तो ऊपर में 370 रुपए तक के टारगेट इसमें आ सकते हैं, तो एक टेक्निकल बाउंस के लिए जरूर इसमें प्ले करें। ऐसा मुझे बड़ी एक तेजी या लंबी होल्डिंग के लिए नहीं दिखता अभी ये में। आज भी 5% का अपमूव आ गया है। इनफैक्ट अभी थोड़ी देर में स्पंदना स्फूर्ति वो मैनेजमेंट आएगा, स्टॉक के अंदर एक्शन है। और हुआ क्या है, कल मोतीलाल ओसवाल ने एक रिपोर्ट निकाली है और उन्होंने बोला है कि ये जितनी माइक्रो फाइनेंस कंपनीज हैं, एमएसएमई टाइप की कंपनीज हैं, उसमें आपको देखना चाहिए फ्यूजन, ट्रेड एक्सेस और स्पंदना, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा है। लेकिन आज यूग्रो भी 5% करीब ऊपर है। ये छोटी एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस में कोई स्टॉक समझ में आ रहा है आपको किरण? कंपनी की अगर आप बात करें तो सेटिंग क्रेडिट के ऊपर आप ध्यान दे सकते हैं। कल हमने देखा था कहीं ना कहीं एक नेगेटिव अपमूव आया था, लेकिन एक रेंज के अंदर ये स्टॉक है जहां से हम देख रहे हैं कि 170 172 इसका एक क्लस्टर सपोर्ट है। वहां पे 20 डेज 50 डेज मूविंग एवरेज का इसको सपोर्ट भी है। 3 दिन पहले एक अपमूव आया था जहां पे स्टॉक 175 से ऊपर में 200 तक के हाइस बनाए थे। वहां से स्टॉक अभी 1-2 दिन से करेक्शंस या तो एक टाइम वाइज करेक्शन के अंदर है, लेकिन डेफिनेटली इसको हम ध्यान रख सकते हैं। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल है। 170 के नीचे का आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, और जैसे चार्ट पैटर्न हमें दिख रहा है देयर आर वेरी गुड चांसेस के जो सेटिंग क्रेडिट है वहां हम 200 प्लस के भी टारगेट देख सकते हैं। सो ऑलरेडी हमने हमारे क्लाइंट्स को रिकमेंड किया है 170 160 के लेवल पे। करंट मार्केट प्राइस से भी हम लॉन्ग कर सकते हैं। 160 का आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, ऊपर में 220 तक के टारगेट सेटिंग क्रेडिट में डेफिनेटली देख सकते हैं। आज शुरुआत में ही निफ्टी और बैंक निफ्टी ने स्पीड पकड़ ली थी। हालांकि बैंक निफ्टी की स्पीड ज़्यादा तेज़ थी बिकॉज ऑफ आईसीआईसीआई और एचडीएफसी, जो अभी भी बरकरार है करीब 0.8% के आसपास। लेकिन निफ्टी धीरे धीरे करके नीचे आ रहा है। 2 शेयर एक बार वापस से चेक करने होंगे। फर्स्ट इज़ रिलायंस इंडस्ट्रीज़, सेकंड इज़ टीसीएस। एक बार टीसीएस और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के चार्ट एक बार वापस से आप दिखाइएगा स्क्रीन पर, और कुछ जरा दोनों को आप चेक करो। रिलायंस इंडस्ट्रीज 2850 की तरफ जाने की बजाय वापस 2800 को ब्रेक कर रहा है, ये कंसर्न तो नहीं है। दूसरा टीसीएस भी चेक कर लेना, ये भी लाल निशान में लौट आया है। देखिए यहाँ पे मुझे बिल्कुल कंसर्न नहीं लग रहा है। एक अच्छा खासा शार्प रन अप था, उसके बाद अगर मान लीजिए थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ जाए तभी भी इसमें कोई चिंता का बिल्कुल विषय नहीं होगा। और अगर मैं यहाँ पे ऑप्शंस का सेटअप भी देखूं तो भी आप देखिए जैसे जैसे स्टॉक ऊपर जा रहा है वैसे वैसे जो पुट बेस है वो भी आपको इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। 2800 के आसपास एक अच्छा खासा पुट बेस है, तो उसके चलते आपको थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग दिख सकता है। लेकिन द एनकरेजिंग साइन इज कि वहां पे भी हम आज जो ओपन इंटरेस्ट है उसमें अनवाइंडिंग देख रहे हैं। सो आई वोंट बी सरप्राइज्ड कि मे बी 1-2 दिन के पॉज के बाद ये 2850 के जो लेवल्स हैं वहां तक फिर से एक जंप दिखा सकता है। सो ओवरऑल मेरे लिए पॉजिटिव ही है। यहाँ पे बाय ऑन डिप्स का ही व्यू अभी भी बना हुआ है। तो जहां तक टीसीएस की बात है,
अगेन एक बहुत शार्प ब्रेकआउट दिया था 2 दिन पहले, उसके बाद का एक कंसोलिडेशन कह लीजिए या प्रॉफिट बुकिंग कह लीजिए। अब एक बार ये राउंड ओवर हो जाता है तो करीब 3440 3450 के जो जोन्स हैं, विच इज नॉट टू फार फ्रॉम हियर, ये एक अच्छे खासे सपोर्ट जोन है। तो यहाँ पे भी आप बाइंग का व्यू बना सकते हैं और स्टॉक जो अपने रीसेंट हाइस थे विच इज 3550 के आसपास, इनको फिर से रीटेस्ट करने के लिए रेडी हो जाएगा। तो थोड़ा सा वेट कर जाइए, टीसीएस में बाय ऑन डिप्स ही है, बट आपको यहाँ से 20 से 30 पॉइंट नीचे मिले, अबाउट 1% और सो लोअर, तो आप यहाँ पे फ्रेश एंट्री इनिशिएट करें और जो रीसेंट हाइस थे उनके टारगेट्स के लिए बाय करें। स्टॉप लॉस 3400 के करीब लगा के चले। ओके, ठीक है। ये दोनों शेयर्स पे आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। हालांकि इसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज में कुछ खास बड़ी दिक्कत तो मार्केट के अंदर नहीं दिख रही है। आगे बढ़ते हैं। एक शेयर में को ज़रा और पता करना है कि उसके अंदर इस समय क्या पोजीशंस बनाई जाए, वह है आप पतंजलि। एक बार आप पतंजलि का शेयर वापस से लेके आइए स्क्रीन पर। किरण, क्या कोई पोजीशंस अभी भी बनाई जा सकती हैं? जैसे मान लीजिए आज शुरुआत में मैंने नहीं बनाई, को ट्रेड नहीं लिया, क्या अभी भी ले लूँ? सो पतंजलि का डेली चार्ट जिस तरह से हम देख रहे हैं, कहीं ना कहीं 1200 के ऊपर एक ब्रेकआउट लेवल था, वहां से स्टॉक कंटिन्यूअसली हार्ट ऑफ हायर बॉटम पैटर्न के अंदर ट्रेड कर रहा है। तो डेफिनेटली एक बार रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखते हुए अच्छी पैटर्न है, करंट मार्केट प्राइस से ले सकते हैं हम। जो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मैनेज करना है वो हमें मैनेज करना रहेगा 1240। जब तक 1240 का लेवल होल्ड है, पतंजलि में कोई भी डिप आता है लॉन्ग करके चलिए, और जिस तरह के चार्ट पैटर्न है 1310 1320 तक के टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, पतंजलि फूड पर ये व्यू, शुरुआत ठीक हुई थी ऊपरी स्तरों से, ये शेयर थोड़ा थोड़ा नीचे आ रहा है। लेकिन कुछ जरा आप व्यू दीजिए टाइटन के शेयर पर, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार चौथे सत्र में ये शेयर कमजोर है। 3000 रुपये का भी स्तर ये इसने तोड़ा है आज। टाइटन यहाँ से आपको नीचे के दायरे और खुलते हुए दिख रहे हैं, या फिर टाइटन उस लेवल पर आ गया है कि इसको अब ऐड करने के बारे में सोचना चाहिए? अभिषेक, बहुत ही स्ट्रॉन्ग अप मूव था इसमें, और आप देखिए 3100 के जो लेवल से 3150 इनफैक्ट, और अगर मैं इंट्राडे हाई देखूं तो करीब करीब 32 भी इसने 3200 भी टच किया था। वहां से एक शार्प राउंड ऑफ प्रॉफिट बुकिंग हम देख रहे हैं। अब यहाँ पे अगर मैं ओवरऑल सेटअप देखूं तो बिल्कुल बाय ऑन डिप्स का ही है, लेकिन जब स्टॉक ऐसे फॉल हो रहा होता है तो कौन से लेवल पे आके थमेगा, इसको प्रीएम्प्ट करके बाय करना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। अगर हम लेवल्स के हिसाब से ही बात करें तो 2950 के जो लेवल्स हैं, यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, जिसके ऊपर स्टॉक ने हमें एक ब्रेकआउट दिया था करीब 1 महीने पहले। तो मेरे हिसाब से ये एक लेवल है जहां पे थमना चाहिए, बट एज आई सेड इसको प्रीएम्प्ट नहीं करेंगे हम, वील वेट। 2950 के आसपास अगर ये स्टॉक थमता है और वहां पे हम कंसोलिडेशन भी देखते हैं तो एक फ्रेश बाइंग यहाँ पे इनिशिएट की जा सकती है। वहां पे आपको जो स्टॉप लॉस ये 2920 का रहेगा, और जो ऊपर में टारगेट्स निकल के आ रहे हैं ये 3030 के और ऊपर में 3090 के। तो ओवरऑल बाय ऑन डिप्स का ही इसमें सेटअप है, बट ये जो फॉल है इसको थमने दीजिए, हो सकता है 2950 के आसपास आके ये फॉल थमे। ठीक है, टाइटन पर ये व्यू। लेकिन अब आपको बताएंगे कि ऑप्शंस में आपके लिए कहां पर मौके बन रहे हैं, क्या ट्रेड करना है, क्या स्ट्रेटजी बनानी है, ये जानेंगे और लेकर आएंगे ऑप्शंस का चैंपियन। सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन हमारे साथ हैं। नीलेश, बताइए आज क्या स्ट्रेटजी बनाएं, कैसे पैसे बनेंगे आज? वेरी गुड मॉर्निंग टू अभिषेक जी। देखिए, व्यू अभी भी स्टॉक स्पेसिफिक पॉजिटिव साइड में बना हुआ है। आज फिर से हमने निफ्टी बैंक निफ्टी में ऑल टाइम हाई लेवल्स टच होते हुए नजर आए। तो यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक रहना होगा और फोकस करना होगा उन स्टॉक्स पे जहाँ पे अगर बाजार वॉलेटाइल भी हो जाता है तो स्टॉक स्पेसिफिक इम्पैक्ट ना हो। तो एशियन पेंट ये एक पर्टिकुलर काउंटर है यहाँ पे हमारी नजरें हैं। आज लगातार इनफैक्ट पिछले कुछ एक दिनों से हाई टॉप एंड हाई बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है। ये यहाँ से अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई मार्क 3590 के आसपास है, लगभग 3600 की ओर ये काउंटर जाता हुआ नजर आ रहा है। हो सकता है जुलाई सीरीज में ही हमें वो लेवल देखने को मिले। तो इस मोमेंटम को प्ले करने के लिए यहाँ पे कॉल ऑप्शन के जरिए खरीदारी करने की सलाह होगी। 3500 का कॉल ऑप्शन जो कि लगभग 53 रुपीज के आसपास है, 48 से 54 ये एक रेंज होगी। इस रेंज के अंदर इसे खरीद के चलने की सलाह होगी। और ऊपरी स्तरों पर 70 रुपीज से 90 रुपीज तक के टारगेट यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाना होगा 31 रुपीज का। जो टोटल कुल प्रीमियम इस पर्टिकुलर स्प्रेड को, इस पर्टिकुलर कॉल ऑप्शन को खरीदने में लगेगा वो होगा 11,000 का। मैक्सिमम प्रॉफिट बन सकता है 8,000 रुपीज का, और जो मैक्सिमम लॉस होगा वो 3800 का होगा। अगर 31 रुपीज पे एसएल होता है तो 3800 रुपीज का लॉस होगा। तो यहाँ पे अपसाइड जो पोटेंशियल है वो 70 रुपीज से 90 रुपीज तक की है। तो यहाँ पे एशियन पेंट में 3500 का कॉल ऑप्शन खरीद के चलने की सलाह होगी।
एशियन पेंट्स की 3500 की कॉल खरीदनी है और हम देख रहे हैं कि 3500 रुपये के आसपास ही एशियन पेंट्स का भाव है। शुरुआत थोड़ी सुस्त हुई थी और यहाँ से थोड़ी तेज़ी अब बन रही है। 48 से 54 रुपये के बीच में आपको ये मिल जाएगा 3500 स्ट्राइक वाली कॉल। और लक्ष्य इसमें, पहला लक्ष्य 70, दूसरा लक्ष्य 90 और स्टॉप लॉस इसमें लगा के चलना है 31 का। अधिकतम फायदा 8000 रुपये का और अधिकतम नुकसान की बात करें तो उससे आधे का आंकड़ा है 38 रुपये के आसपास का। नीलेश, बहुत शुक्रिया ये बेहतरीन ऑप्शंस की रणनीति हमारे दर्शकों को बताने के लिए। कुछ और स्टॉक्स पर फोकस करते हैं क्योंकि हमने कल के सत्र में देखा था कि जैसी चाल हमने जी एंटरटेनमेंट में देखी थी, सिमिलर अगर हम तेजी की बात करें तो आरबीएल बैंक में भी उतनी ही तेजी थी। और आज अगर हम गिरने की बात करें तो दोनों शेयर साथ साथ फिर गिर भी रहे हैं, हालांकि दोनों का आपस में कुछ खास कोरिलेशन है नहीं। लेकिन आरबीएल बैंक चूंकि बड़ी तेजी हमने शेयर में देखी है बनते हुए कल, रत्नेश, आरबीएल बैंक आज के सत्र में यहां से भी क्या शॉर्ट कर सकते हैं क्या, या फिर इसको अवॉइड करें? आरबीएल बैंक ने जरूर एक काफी अच्छी तेजी हमको दिखाई। हालांकि स्टॉक कंटिन्यू अंडर परफॉर्म कर रहा था, पर मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा सा कहीं एक छोटा फॉलिंग वेज पैटर्न जरूर बन रहा है। तो शॉर्टिंग तो नहीं सजेस्ट करूंगा। एक बार इसमें जरूर एक बार बाय की स्ट्रेटेजी जरूर हमको यूज करना चाहिए। कहीं पे 215 के आसपास आता है, वहां पे एक बार बाय करने की कोशिश करें। स्टॉप लॉस बनेगा वहां पे 211 रुपए का, वो छोटा स्टॉप लॉस से मैं सजेस्ट करूंगा। ऊपर में वापस कहीं ना कहीं टारगेट इसमें हमको 225 230 आते हुए दिख जाएंगे, तो थोड़ा सा डीप का इंतजार कर ले, 215 के आसपास बाय करें। कुछ आज एक स्टॉक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस करना है क्योंकि बड़े दिनों बाद ब्रेकआउट दिखा रहा है, महिंद्रा लॉजिस्टिक्स। बहुत जल्दी हमने देखा नहीं उस स्टॉक में इतना बड़ा मूव आते हुए। महिंद्रा लॉजिस्टिक्स के चार्ट को दिखाइए, 10% ऊपर है महिंद्रा लॉजिस्टिक्स आज। और अब इसका लंबी अवधि का ग्राफ दिखाते हैं, वहां पे मूवमेंट दिखाई दे रहा है। ये ब्रेकआउट वॉल्यूम बैक्ड है क्या इस भाव से, या किस लेवल पे एंट्री? ये देखिए कितना अंडर परफॉर्म कर चुका है। क्या रिस्क रिवॉर्ड अट्रैक्टिव है इसमें? तो अगर इसको थोड़े पोजिशनल बेसिस पे देखें तो डेफिनेटली है, क्योंकि स्टॉक ना एक कंसोलिडेशन जोन में था विद अ पॉजिटिव बायस एंड ब्रेकआउट वाज ड्यू। अगर आप देखें पिछले 1 से 1.5 महीने में देयर हैव बीन डेज जहां पे अच्छे वॉल्यूम के साथ स्टॉक ने पॉजिटिव क्लोजिंग दी थी, व्हिच मींस डिलीवरी बाइंग इसमें काफी समय से चल रही थी और ये जो ब्रेकआउट था ये ड्यू था। अब आज हम देख रहे हैं स्टॉक ऑलरेडी 8 to 9% ऑलरेडी अप है, लेकिन अगर मैं इसका फॉल देखूं जो करीब 500 के लेवल से शुरू हुआ था, तो यहाँ पे अभी भी अच्छा खासा अपसाइड है। हो सकता है आपको ये बिट पोजिशनली लेनी पड़े, लेकिन जिस तरीके का ओवरऑल सेटअप हम देख रहे हैं यहाँ पे बहुत अच्छा चांस है कि ये स्टॉक जो है मोमेंटम में रहेगा। और अभी तो शुरुआत हुई है, तो वॉल्यूम्स तो आज डेफिनेटली ऊपर हैं इसमें। अगर आप यहाँ पे फ्रेश एंट्री लेना चाहें तो 445 और जो दूसरा टारगेट है ये 480 का है। इन दो टारगेट्स के लिए इसमें पोजिशनल एंट्री ले सकते हैं। स्टॉप लॉस जो है 400 के जरा नीचे रखें, करीब 395 के जो लेवल्स हैं इसके आसपास। तो एक ब्रेकआउट ड्यू था और वो आते हुए दिखा है, वॉल्यूम बैक अप मूव है, तो यहाँ पे अपसाइड जो है ये काफी और ऊपर के लेवल्स की देखने मिल सकती है आने वाले कुछ दिनों में। महिंद्रा लॉजिस्टिक्स में बड़ा ब्रेकआउट है और ये रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न स्टॉक दिखा रहा है। इसको अपने फोकस लिस्ट पे ज़रूर रखिए, इसके अंदर कुछ इंटरेस्टिंग काम हो रहा है। आज कई दिनों के बाद हमने देखा है कि त्रिवेणी टर्बाइन ने भी एक मूव आ रहा है। रत्नेश, जरा त्रिवेणी टर्बाइन को देख के बताइए, यहाँ पे काफ़ी बड़े हाथ आए थे जब ब्लॉक हुआ था, उसके बाद से स्टॉक साइडवेज चला गया। अब धीरे धीरे लग रहा है कि घूम रहा है ये स्टॉक। 400 रुपये का भाव है, इस भाव से लेना चाहिए। त्रिवेणी टर्बाइन काफी ज्यादा हाई राइज फॉर्मेशन पे, हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा की एवरेजेस से बहुत ज्यादा थोड़ा सा दूर चल रहा है। बाकी अभी भी किसी तरह की वीकनेस इसमें चार्ट में नहीं है, तो डेफिनेटली एक बार जरूर यहाँ पे एक अटेम्प्ट कर सकते हैं क्योंकि काफी लंबा कंसोलिडेशन इसमें हो चुका है। तो 370 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। ऊपर में टारगेट 420 और 440 ये दो टारगेट आ सकते हैं, तो 370 के स्टॉप लॉस से एक बार जरूर इसमें ट्राई करें। आगे बढ़ते हैं और एक और मैनेजमेंट से जुड़ते हैं, अशोक लेलैंड। वो स्टॉक देखिए, पूरे ऑटो पैक में वही स्टॉक है जो रिलेटिव अंडर परफॉर्मर था, लेकिन धीरे धीरे वो स्टॉक भी वापस आ रहा है। 172-75 का भाव आ गया। इसका 6 महीने का चार्ट देखिए, राउंडिंग ऑफ पैटर्न। इनफैक्ट बाजार के विशेषज्ञों का ये भी मानना है कि ये कंपनी बहुत अच्छा कर रही है इस समय और मार्केट शेयर छीन रही है बड़े बड़े दिग्गजों से। इनफैक्ट टाटा मोटर्स से भी उन्होंने काफ़ी मार्केट शेयर हेवी कमर्शियल व्हीकल में थोड़ा अपनी तरफ खींचा है। तो हमारे साथ आज अमनदीप सिंह जुड़ रहे हैं, अशोक लेलैंड के मैनेजमेंट और स्पेशली डिफेंस पे फोकस, क्योंकि डिफेंस में एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है अशोक लेलैंड को।
और डिफेंस आप देख ही रहे हैं कितना मोमेंटम चल रहा है। तो अशोक लेलैंड डिफेंस के बिजनेस प्रेसिडेंट अमनदीप सिंह हमारे साथ जुड़े। अमनदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए। 800 करोड़ का जो आपको ऑर्डर मिला है, ये अभी तक का लार्जेस्ट सिंगल ऑर्डर है आपके लिए अपने डिफेंस सेगमेंट का। हमें कुछ और बताइए डिटेल्स, और क्या आपको लगता है कि इस तरह के और ऑर्डर्स भी आगे आने वाले महीनों में, दिन में हमें मिल सकते हैं? कैसा मार्जिन रहेगा इस बड़े ऑर्डर पे आपका? नहीं, जैसा आपने कहा मार्जिन, तो मैं बिकॉज ये बहुत ही कॉम्पिटिटिव टेंडर रहते हैं, तो मैं मार्जिन तो टेक्निकल तरीके से नहीं की वजह से नहीं शेयर कर पाऊंगा, बट मैं आपको ऑर्डर के बारे में जरूर बताऊंगा। ये जो 800 करोड़ के ऑर्डर हमने डिफेंस के लिए हासिल किए हैं, तो इसमें हमारी गन टोइंग व्हीकल्स हैं 6x6, जो कि आर्टिलरी जो गन्स हैं इंडियन आर्मी की, ये उसको टो करती हैं, लेके जाती हैं। पहले ये गाड़ियां सभी जो है यूरोप से इंपोर्ट होती थी, बट गवर्नमेंट ने अपने आत्मनिर्भर जो प्रोग्राम है स्पेसिफिकली डिफेंस में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चलाया है, उसके अंदर जैसा आपने कहा कि फर्स्ट जो पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट है उसमें ये सब गाड़ियां हैं। सो उससे एनकरेज होके हमने ये गाड़ियां डेवलप की इंडिया में। अभी हम ये गाड़ियां इंडिया में डिजाइन, डेवलप और बना भी मैन्युफैक्चर इंडिया में कर रहे हैं। हमने पूरा एक इकोसिस्टम 4x4, 6x6, 8x8 और इवन 12x12 तक अब हम गाड़ियां यहाँ पे इंडिया में बना रहे हैं, जो कि पहले सारी इंपोर्ट हुआ। हमने पूरा एक इकोसिस्टम इसका यहाँ पे क्रिएट किया है, और मुझे पूरा भरोसा है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ये पॉजिटिव इंडियनाइजेशन किया है, तो अभी जितनी भी रिक्वायरमेंट उनकी आएगी वो यहाँ से इन गाड़ियों को लिया जाएगा, और जो रिक्वायरमेंट है और जो हमें इंडिकेशन है, तो जो भी ये डेवलपमेंट हुई है, मुझे ऐसा लगता है कि हम इससे भी ज्यादा और गाड़ियां, जबकि ये रिक्वायरमेंट आती है और टेंडर आते हैं, तो इससे भी ज्यादा हम गाड़ियां आगे आने वाले समय में दे पाएंगे। जी अमनदीप जी, हम देख रहे हैं कि डिफेंस से ना आपको बड़े ऑर्डर मिलने लगे हैं, लेकिन आपने जो अपना खुद का जो लक्ष्य तय किया था कि 3,500 करोड़ प्लस वाले ऑर्डर आप उसको अचीव करेंगे, आप ये बताइए कि अभी क्या स्थिति है, और अगर हम FY24 की बात करें, यानी कि मौजूदा कारोबारी साल की बात करें, तो किस तरह के ऑर्डर्स की आप उम्मीद करके चल रहे हैं? देखिए, इसमें एक चीज तो रहती है कि ये सिंगल कस्टमर गेम है, तो सिंगल कस्टमर बिजनेस है। तो जैसे कि रिक्वायरमेंट आएगी इंडियन आर्मी की तरफ से, आर्म फोर्सेस की तरफ से, तो जैसा मैंने कहा, हमारे पास कैपेसिटी की, हमारे पास कैपेबिलिटी की कमी नहीं है। हम कितनी भी गाड़ियां एक साल में डिलीवर कर सकते हैं। क्या हम इससे बेहतर कर सकते हैं? डेफिनेटली हम इससे बेहतर कर सकते हैं, बट उसके लिए हमें ऑर्डर्स की जरूरत है। जैसा कि मैंने कहा कि इतनी जो हमने इकोसिस्टम MSME सेटअप की हैं, पर्टिकुलरली इन कंपोनेंट्स को बनाने के लिए, तो वो भी एक आशा की निगाह से हमारी तरफ देखते हैं कि कैसे और आगे ऑर्डर आएंगे। तो मुझे पूरा भरोसा है कि जैसे ये अभी ऑर्डर आए हैं, ऐसे और भी जो रिक्वायरमेंट है इंडियन आर्मी की और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की, वो आगे टेंडर्स आते रहेंगे। एंड क्योंकि हम मोबिलिटी ऑन लैंड, हम बहुत ही ज्यादा फोकस्ड हैं अशोक लेलैंड में, डिफेंस में। हम मोबिलिटी ऑफ लैंड, जो कि हम मानते हैं कि हमारा एक कोर कॉम्पिटेंस का एरिया है, हम उसके ऊपर फोकस्ड हैं। हमने बहुत ज्यादा उसमें लोकलाइजेशन किया है, जिससे कि हमें कॉम्पिटिटिव होने में मदद मिलती है। और जैसा कि हमने इन्वेस्टर मीट में भी बात किया था कि 75 से 80% तक के टेंडर विन जो है वो हम इस सेगमेंट में रखते हैं। तो अगर टेंडर्स आते हैं, डेफिनेटली मुझे लगता है कि हम इससे भी बेहतर कर सकते हैं। अमन जी, अच्छा लग रहा है आपकी बात सारी सुन के। एक और चीज़ भी मेरे को इंटरेस्टिंग दिखी, वो है अपना सिर्फ आत्मनिर्भर होके देश के लिए प्रोडक्ट बना रहे हैं, बल्कि एक्सपोर्ट्स भी कर रहे हैं। मेरे पास जो जानकारी है, करीब 15 से ज़्यादा देशों में आप एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं। ज़रा ये बताएंगे कि सर बैलेंस शीट्स में रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी ये कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है या आगे करेगा? देखिए, डिफेंस में एक्सपोर्ट्स में एक होम बेस होना बहुत जरूरी है, और मेरे ख्याल से अब ये जो इन गाड़ियों से हमारा एक होम बेस जो है वो क्रिएट हो रहा है, जिसमें कि हमने जो अपनी गाड़ियां हैं,
जो अपनी व्हीकल्स हैं वो अपनी आर्मी के लिए डेवलप की हैं, हमें उनसे ऑर्डर मिल रहे हैं, वो गाड़ियां वहां पे ट्रायल होते हैं, वो गाड़ियां यूज होती हैं, इस्तेमाल होती हैं, तो उससे हमें एक जो गाड़ी का ट्रायल है उनसे बाकी कंट्रीज की आर्मीज को भी एक कॉन्फिडेंस मिलता है। हम भी जब उनको जाके अपनी गाड़ियों के बारे में और जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है बताते हैं, उससे हमें बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। और अभी तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक नई जो शुरू किया है, उसमें वो हमें सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं कि ये गाड़ियां यहाँ पे ट्रायल क्लियर्ड हैं। जो भी ट्रायल वो कंडक्ट करते हैं वो हमें उसका एक सर्टिफिकेट देते हैं, जिसको कि हम दिखा के बाकी जो और कंट्रीज हैं जो कि उतनी बड़ी नहीं है, जो खुद को ट्रायल कर सकती हैं, तो ये गाड़ियां फिर वहां पे हम दे पाते हैं। हम मोर देन 15 कंट्रीज को ऑलरेडी गाड़ियां, डिफेंस की गाड़ियां सप्लाई कर रहे हैं। यूएन मिशंस के लिए हमने गाड़ियां सप्लाई की, और मेरे ख्याल से अब जो ये हमारा ये जो पोर्टफोलियो बन गया है पूरा 4x4 से लेके, और जैसा मैंने कहा 8x8 6x6, इन गाड़ियों का एक कंप्लीट पोर्टफोलियो बन गया है वेरियस एप्लीकेशंस के लिए, जिसमें कि गन टोइंग, मिसाइल कैरिंग, इवन आर्मर्ड जो बुलेट प्रूफ गाड़ियां हैं वो भी अब हम डिफेंस के लिए बना रहे हैं। और सभी तरह के जो डिफेंस के। अमन जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा आपसे आज बातचीत करके, और आपने पूरी डिटेल में विस्तार से सारी चीज़ें बताई हैं, और हमारी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके इस ऑर्डर विन पर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ते हैं, इस बीच अक्षय से पता कर लेते हैं अशोक लीलैंड में ट्रेड कितना ठीक बनता है। इस समय 172 हो चुका है। अक्षय, ऑप्शंस का ट्रेड, फ्यूचर्स का, कैश का, किसी भी तरीके से रख सकते हैं, आप जरा बता दीजिए। तो अशोक लेलैंड का अगर मैं ट्रेड सेटअप देखूं तो एक राउंडिंग जो राउंडिंग पैटर्न है, जहां पे एक ब्रेकआउट इसका करीबन 170 के स्तर पे बन रहा है। तो ये ब्रेकआउट देखने को मिला है, पर अभी तक वो मोमेंटम नहीं पकड़ा 170 के ऊपर, तो थोड़ा सा इधर आगे पीछे वो स्टॉक रह सकता है 1 और 2%। आप इसको बाय कीजिए, पर कैश में, फ्यूचर्स में फिलहाल पार्टिसिपेट मत करना, क्योंकि ये जो पोजीशन है वहां से थोड़ा सा ये 2% वाला आगे पीछे मूव हो सकता है, तो डिप में भी मिल सकता है अपने को। पर अगर कैश में खरीदना है तो करंट मार्केट पे आप बिल्कुल इसे बाय कर सकते हैं। इसमें आप स्टॉप लॉस 155 का बना के चल सकते हैं। अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट करता है और मोमेंटम पकड़ता है तो अपने को ये 210 तक ऊपर की स्तर में 1 से 1.5 महीने के टाइम फ्रेम के अंदर देखने को मिल सकता है। अशोक लेलैंड 210 रुपए का टारगेट यहां से इसमें आपको नजर बना के रखनी चाहिए, क्योंकि ऑटो स्पेस में हमने देखा था कि 4 व्हीलर में भी तमाम स्टॉक्स चल गए थे, टाटा मोटर, मारुति, M&M। अशोक लेलैंड नहीं चला था, और यहां पर अब धीरे धीरे करके हम तेजी देख रहे हैं। 175 रुपए के आसपास के भाव इसमें ऑलरेडी हो गए। अक्षय, बहुत शुक्रिया आज आपका समय देने के लिए और तमाम स्टॉक्स पर अपनी रणनीति हमसे साझा करने के लिए।